वेलकम बैक टू दिस मास्टरिंग कॉम्प्टी ऐप प्लस द अल्टीमेट बिगनर्स गाइड वीडियो सीरीज, जिसमें हम कॉम्प्टी ऐप प्लस 1200 सीरीज या वर्जन 15 को डीपली कवर करेंगे। और ये इस वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कोर 1 के डोमेन 1 मोबाइल डिवाइसेस के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1.1 को कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक काम है जो आपने करना है। कोई भी ब्राउजर ओपन करें, वहां पे सर्च करें कॉम्प्टी ऐप प्लस कोर 1 220-120 01 एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स पीडीएफ। तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अदरवाइज आप कॉम्प्टी ऐप प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या ऑफिशियल वेब पेज पे जाके देखें तो आपको एक ईमेल वाला सेक्शन मिलेगा। तो वहां पे आपने सिंपली अपना ईमेल पेस्ट करना है एंड सेंड कर देना। कॉम्प्टी ही ईमेल के जरिए लिंक्स ऑफर कर देगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स के भी, और एक प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको शेयर कर देगा। ये काम कर लिया। एक और काम है, लेकिन वीडियो के इस पॉइंट पे वो इतना वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लैपटॉप के अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे उनको चेंज कर सकें, रिप्लेस कर सकें या अपग्रेड कर सकें, तो वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसको हम फर्दर लेटर डिस्कस करेंगे। सो हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ के वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इस वीडियो के अंदर हम पहले डोमेन 1 को, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डोमेन 1 का, उसको कवर करेंगे डीपली। इंट्रोडक्शन टू डोमेन 1। जो डोमेन 1 है मोबाइल डिवाइसेस, वो मोस्टली मोबाइल डिवाइस हार्डवेयर के रिलेटेड है। अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो लैपटॉप के हार्डवेयर के रिलेटेड है कि किस तरह उनको चेंज, रिप्लेस या अपग्रेड किया जा सकता है, और किस तरह ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स या ये मोबाइल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। और अगर टोटल वॉल्यूम की बात की जाए कॉम्प्टी ऐप प्लस कोर 1 के एग्जाम की, तो ये डोमेन 15% होल्ड करता है पूरे एग्जाम वॉल्यूम का। लेकिन प्रीवियस सीरीज की बात की जाए तो तब ये 13% वॉल्यूम गेन करता था पूरे एग्जाम का। और अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स की, कॉम्प्टी ऐप प्लस वर्जन 15 में आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे डोमेन 1 में, एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, 1.1 to 1.4। लेकिन इस वर्जन में जो आप 3 ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे उनमें 1.1, 1.2 एंड 1.3 है, जिसमें 1.1 जो है मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को किस तरह रिप्लेस किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करता है। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो मोस्टली एसेसरीज और कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो लैपटॉप्स के अंदर होते हैं उनको डिस्कस करता है। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इस डोमेन का, वो बेसिक मोबाइल डिवाइस नेटवर्क कनेक्टिविटी और एप्लीकेशन सपोर्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कवर करता है। सो हम ऑब्जेक्टिव 1.1 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा मेजर जो पार्ट है इस वीडियो का इसी ऑब्जेक्टिव के अराउंड ही रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव की अगर हेडलाइन को पढ़ा जाए, गिवन सिनेरियो मॉनिटर मोबाइल डिवाइस हार्डवेयर, के मोबाइल डिवाइस हार्डवेयर को मॉनिटर करना है आपने, एंड यूज एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट टेक्निक्स। और एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट टेक्निक्स को समझना है, प्रैक्टिस करना है कि किस तरह हम हार्डवेयर को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। और जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनकी यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है। बैटरीज टू माइक्रोफोन, हम हर एक हार्डवेयर को किस तरह चेंज किया जाता है ये देखेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि चेंज करना ही क्यों पड़ता है हार्डवेयर को, या मोबाइल डिवाइसेस के जो स्पेसिफिक हार्डवेयर्स हैं उनको रिप्लेस ही क्यों करना पड़ता है, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस या हार्डवेयर कंपोनेंट डैमेज हो जाए तो उसको या तो रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। कुछ ऐसे मोबाइल डिवाइसेस के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको रिपेयर करना काफी हार्ड होता है। इसी वजह से सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए, मैं यही कहता हूँ, यू कांट रिपेयर देन सिंपली रिप्लेस इट। और जो रिपेयरेबल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनमें ये कंपोनेंट्स हैं, मींस के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके लैपटॉप्स के अंदर हैं उनको रिप्लेस, रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन रिपेयरेबल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ये नॉन रिपेयरेबल इसलिए कह रहा हूँ कि बिगनर्स जो हैं
इनको रिपेयर नहीं कर सकते। हार्डवेयर के रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हैं इन आइटम्स को जिनमें बीजीए चिप्स हैं, उसके अलावा फॉल्टी पीसीबी ट्रेसेस हैं, डैमेज्ड आईसीज हैं, लिक्विड डैमेज्ड कंपोनेंट्स हैं, और उसके अलावा जो सोल्डर्ड होते हैं मदरबोर्ड के साथ लाइक जीपीयू या सीपीयू, ये डैमेज्ड हैं, तो उनको रिपेयर करना बिगनर्स के लिए काफी मुश्किल है या हमारे लिए काफी मुश्किल होगा until we are experts। लास्ट स्लाइड में दो वर्ड्स का फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, रिपेयर या रिप्लेस। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको मैं समराइज करके आपको बताता हूँ कि रिपेयर कब किया जाता है और रिप्लेस किया कब जाता है। अगर कोई भी कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट, एक या दो प्रॉब्लम्स शो कर रहा है, एक या दो इश्यूज हैं उसमें, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर किस तरह कर सकते हैं कि आप उस हार्डवेयर की ओरिजिनल फंक्शनैलिटी अप्लाई करें, दोबारा रिस्टोर करें। उसके अलावा आप कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं जो मदरबोर्ड पे आप नजर आते हैं। लूज कनेक्शंस जो हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं, टाइटन कर सकते हैं। उसके अलावा जो फॉल्टी फैंस हैं, हीट सिंक्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं या उनको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयरिंग का ये काम कि जब एक सिंगल प्रॉब्लम हो तो आप रिपेयर कर सकते हैं, अगर दो से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो तो सिंपली रिप्लेस करना बेटर होता है। फॉर एग्जांपल रैम्स, न्यू प्रोसेसर्स, अगर प्रोसेसर खराब हो जाए तो न्यू प्रोसेसर यूज किया जाए। रैम खराब हो गई है, न्यू रैम रिप्लेस करके यूज की जाए। और ये डिसाइड किस तरह किया जाता है, ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हार्डवेयर को रिप्लेस करना है कि रिपेयर करना है इंडस्ट्री लेवल पे। अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे ये तीन फैक्टर्स यूज होते हैं, कॉस्ट, टाइम एंड फिजिबिलिटी। कि कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, फिजिबल है कि नहीं। अब एक केस स्टडी देखते हैं। डाटा सेंटर्स के अंदर रेड टेक्नोलॉजी यूज होती है, मींस उसमें एक हार्डवेयर की जगह दो या दो से ज्यादा हार्डवेयर को यूज किया जाता है सेम डाटा को स्टोर करने के लिए। तो अगर एक खराब हो जाए तो वो उसे रिप्लेस करते हैं, रिपेयर नहीं करते। वजह क्या है कि डाटा सेंटर्स काफी हैवी ड्यूटी हार्डवेयर के साथ बने हुए होते हैं। अगर उसमें कोई एक सर्वर भी डाउन हो जाए तो सर्विस जो वो सर्वर यूज कर रहा था वो भी डाउन हो जाएगी। इसीलिए कि सर्विस डाउन ना हो, वो सिंपली हार्डवेयर को रिप्लेस कर देते हैं रिपेयर करने की बजाय। और ऑन द अदर हैंड लैपटॉप्स या पर्सनल कंप्यूटर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर खराब हो गई है, उसे रिपेयर करवा सकते हैं। फिजिबल है तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, कितने टाइम में ये बनेगी। तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपको रिप्लेस करना या रिपेयर करना। रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरमेंट के बारे में आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है उस लिस्ट का जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। होप ये कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, लेकिन सिंपली अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि चार्ज को स्टोर करके रखती है ताकि हम बगैर एक एक्सटर्नल एसी अडेप्टर के लैपटॉप्स को रन कर सकें। और बैटरी के साथ आपको एक एक्सटर्नल एसी अडेप्टर मिलता है जो कि बैटरीज को चार्ज करने के लिए यूज होता है। बैटरीज के लिए इतनी डेफिनेशन काफी है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ नहीं जाना क्योंकि एग्जाम के अंदर वो नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं बैटरीज के रिलेटेड वो यहाँ पे लिखी हुई है। पहली एनर्जी डेंसिटी, कि ये कितना चार्ज स्टोर करके रख सकती है। आपने मोबाइल डिवाइसेस या स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो उनमें देखा होगा 5000 mAh की बैटरी, 4000 mAh की बैटरी, 7000 mAh की बैटरी। तो इसी तरह लैपटॉप्स के अंदर भी बैटरीज होती हैं जो कि कितना चार्ज स्टोर करके रखती हैं। उसके अलावा पावर डेंसिटी, कि हाउ क्विकली स्टोर्ड एनर्जी कैन बी एक्सेस, कि कितनी जल्दी हम बैटरी से जो चार्ज बैटरी है उससे एनर्जी गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और स्पेसिफिक टर्म है रेट ऑफ सेल्फ डिस्चार्ज, के कितनी जल्दी या कितना फास्टली बैटरी चार्जेस को यूज करती है, यहाँ पे डिस्चार्ज होती है। मोबाइल डिवाइसेस की बात की जाए तो उनमें लिथियम आयन टेक्नोलॉजी यूज होती है, और अदर मोबाइल डिवाइसेस की बात की जाए तो उसमें बिल्ट इन बैटरी होती है और एक चार्ज से आप कंप्लीट वन डे कवर कर सकते हैं। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो बैटरीज की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लैपटॉप्स के अंदर आपको मिलेंगी।
जो पहली टाइप है वो निकल कैडमियम, दूसरी है निकल मेटल हाइड्राइड, तीसरी है लिथियम आयन बैटरीज। जो निकल कैडमियम बैटरीज हैं ये ओल्डर लैपटॉप्स या स्टार्टिंग लैपटॉप्स के अंदर आपको मिल सकती हैं। निकल कैडमियम बैटरीज जो है वो स्टार्टिंग लैपटॉप्स के अंदर एक स्टैंडर्ड था बैटरीज के लिए, जो कि आउटडेटेड हो गया। किस वजह से? एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लो बैटरी कैपेसिटी और मेमोरी इफेक्ट की वजह से। मेमोरी इफेक्ट का मतलब कि जितनी दफा आप बैटरी को चार्ज करेंगे उतनी ही बैटरी की कैपेसिटी लो होती जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है बैटरीज की वो निकल मेटल हाइड्राइड है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव है निकल कैडमियम का, लेकिन इसमें बेटर एनर्जी डेंसिटी थी, मेमोरी इफेक्ट कम था और उसके अलावा स्लो डिस्चार्ज रेट था कि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा थी और ये ज्यादा देर तक लैपटॉप को वर्किंग कंडीशन के अंदर रखती थी। वो जो थर्ड टाइप है वो लिथियम आयन बैटरीज हैं, जो कि लेटेस्ट लैपटॉप्स के अंदर यूज होती हैं। एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज ये काफी लाइट वेट होती हैं और मेरे ख्याल से ये बैटरीज की तीनों टाइप्स में विनर है। किस वजह से? इन फैक्टर्स की वजह से, वेट, लाइफ स्पैन एंड परफॉर्मेंस। उसके अलावा अगर बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये हायर एनर्जी डेंसिटी रखती हैं। उसके अलावा नो मेमोरी इफेक्ट, के मेमोरी इफेक्ट इनमें नहीं होता। तीसरा स्लो डिस्चार्ज रेट है कि ये डिस्चार्ज बहुत स्लो होती हैं और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि बैटरीज के अंदर यूज होती हैं। अब एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए कि आप लैपटॉप्स के अंदर बैटरीज को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा लैपटॉप्स के अंदर दो तरह की एक्सेसिबिलिटी होती है बैटरीज के रिलेटेड, एक यूजर रिप्लेसेबल और दूसरा कि एक लैपटॉप को ट्रिप चाहिए होगा रिपेयरिंग शॉप का, अदरवाइज आपको वेट करना होगा उस इम्पोर्टेंट पॉइंट का जिसमें आप खुद ही रिप्लेस कर सकते हैं बैटरीज को। अगर ओल्डर लैपटॉप्स या ओल्डर मॉडल्स की बात की जाए तो उसमें यूजर रिमूवेबल बैटरीज ही यूज होती थी, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट लैपटॉप्स हैं उनमें बॉटम कवर को निकाल के बैटरीज को एक्सेस किया जाता है और जो अल्ट्रा थिन कॉम्पैक्ट मॉडल्स हैं लैपटॉप्स के उनमें बिल्ट इन बैटरीज होती हैं जिनको वायर्स के साथ मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है और यही सेम अप्रोच मोबाइल डिवाइसेस में भी यूज होती हैं लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। फॉर इंटरनल बैटरीज आपको बैक पैनल रिमूव करना होगा स्क्रूज को अनस्क्रू करके। उसके बाद बैटरी को भी स्क्रूज लगे होते हैं, तो पहले आप वायर को रिमूव करेंगे, फिर स्क्रूज को ओपन करेंगे और उसके बाद आपके पास बैटरी होगी जिसको आप फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो बैटरी खराब है तो। और याद रखिएगा कि कुछ लैपटॉप्स के अंदर ये दोनों बैटरीज मौजूद होती हैं। कुछ ऐसे लैपटॉप्स मॉडल्स हैं जिनमें यूजर रिप्लेसेबल बैटरीज भी होती हैं और फिक्स्ड बैटरीज भी होती हैं। अगर आप यूजर रिप्लेसेबल बैटरी को रिमूव कर भी दें तो फिर भी वो लैपटॉप वर्किंग स्टेट में होगा क्योंकि उसके अंदर एक फिक्स्ड बैटरी भी ऑलरेडी है। और अगर अदर मोबाइल डिवाइसेस की बात की जाए लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, उसमें यूजर जो है वो डायरेक्टली बैटरीज को एक्सेस नहीं कर सकता। मोस्ट जो लेटेस्ट मोबाइल डिवाइसेस हैं, पुराने मॉडल्स के अंदर आपको मिल सकता है कि रिमूवेबल बैटरी हो। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स की बात की जाए तो जो बैटरीज हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होती हैं डिजाइन की वजह से मोबाइल डिवाइस के। इसी वजह से उन बैटरीज को एक्सेस करना हमारा काम नहीं, हम लैपटॉप्स पे ही बेसिक फोकस करेंगे। और अगर आप उन बैटरीज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो वारंटी वॉइड कर देती है। इसी वजह से हमारा काम नहीं है स्मार्टफोन्स की तरफ जाना, हम लैपटॉप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब बैटरीज को रिप्लेस करने के बारे में बात करते हैं कि रिप्लेस ही क्यों किया जाता है बैटरीज को। ओवरहीट या ओवर कूल्ड कंडीशंस की वजह से, ओवरचार्ज या ओवरली डिस्चार्ज, फिजिकल डैमेज या मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स जो कि बहुत कम होते हैं, अगर ये फैक्टर्स की वजह से बैटरी खराब हो जाए तो बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है, रिपेयर नहीं होती। रिपेयर इस वजह से नहीं होती कि क्योंकि बैटरीज के अंदर केमिकल कंपोनेंट्स या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री यूज होती है जो कि पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क है। इसी वजह से बैटरीज को रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ बैटरीज हैं लाइक निकल मेटल हाइड्राइड, उसके अंदर सेल्स यूज होते हैं। आप उन सेल्स को रिप्लेस करवा सकते हैं न्यू सेल्स के साथ, लेकिन उन सेल्स को जो खराब हो गए उनको रिपेयर नहीं करवा सकते। इसी वजह से जो बैटरीज हैं उनको रिप्लेस किया जाता है, रिपेयर नहीं किया जाता। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बता चुका हूँ कि रिमूवेबल बैटरीज जो हैं उनको एक्सटर्नल कहते हैं और जो फिक्स्ड बैटरीज हैं उनको इंटरनल बैटरीज कहते हैं। रिप्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है या इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो काफी
सिंपल है लैपटॉप्स में। लैपटॉप को शट डाउन करो, एसी पावर अडेप्टर को अनप्लग करना, ईएसडी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इससे बचने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक बैंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बैंड, ईएसडी बैंड, जो कि लैपटॉप के मदरबोर्ड को फ्राई करने से बचा देगा। इनको यूज करना बेटर है। उसके अलावा आप सिंपली रबर ग्लव्स को यूज कर लें, वो बेहतर है। अगर रबर ग्लव्स को भी यूज नहीं करना तो अपने हैंड को आप सिंपली मेटल बॉडी जो है लैपटॉप की उसके साथ एक दफा टच कर लें या रब करें उसकी मेटल बैटरी को, कि आपका और लैपटॉप का जो चार्ज है वो इक्वल हो जाएगा। तो इससे आपके जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है वो फ्राई नहीं होगा। जो तीसरा स्टेप है प्रिपरेशन में, कि सर्विस मैनुअल को डाउनलोड करें। अब बताऊंगा कि वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने सिस्टम का मॉडल चेक करना है। मॉडल चेक करने के लिए विंडोज में आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, लाइनक्स में ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं और मैक में ये प्रोसीजर। हम विंडोज में हैं तो फर्स्ट वाला प्रोसीजर यूज करेंगे। सिंपली क्या करना है, विंडोज की प्रेस करना, यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन ये लिखना, या फिर CMD सर्च करना, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे CMD, और वहां पे जाके एक सिंपल कमांड हम टाइप करेंगे msinfo32 और एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे पास शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने डिवाइस मॉडल को कॉपी कर लेना और गूगल पे जाके सर्च करना, डिवाइस का जो मॉडल है उसको पेस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन PDF ये कर लें, या पहले फाइल टाइप कॉलन PDF कर ले। इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर ले। सर्च करें तो आपको PDF फॉर्म के अंदर उसी डिवाइस की डॉक्यूमेंटेशन या यूजर मैनुअल मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें। या फिर आप अपनी ऑफिशियल जो मैन्युफैक्चर है उसकी सपोर्ट वेबसाइट पे जाके अपने लैपटॉप के मॉडल को सर्च करें तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा सर्विस मैनुअल का। या फिर जो पेजेस हैं उस लैपटॉप स्पेसिफिक मॉडल के पेज जो हैं वहाँ पे आपको सर्विस मैनुअल मिल जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा उसे रीड करने के बाद कि उस लैपटॉप के किस हार्डवेयर कंपोनेंट को किस तरह एक्सेस करना है, रिप्लेस करना है, अपग्रेड करना है या चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपने वो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद फोर्थ स्टेप है इस प्रोसेस का, उसमें आपने बैटरी की कंपैटिबिलिटी को चेक करना। इन शॉर्ट सिंपल कि उसी वर्जन की बैटरी को परचेज करना जो आपने रिप्लेस करनी है लैपटॉप के अंदर। रिमूवल की बात की जाए तो एक्सटर्नल बैटरीज का सिंपल है कि लॉक्स जो होते हैं जो बैटरी को लॉक करके रखते हैं उनको अनलॉक करके सिंपली बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल बैटरीज हैं उनके लिए आपको सबसे पहले बैक कवर को हटाना होगा स्क्रूज को अनस्क्रू करने के बाद, और उसके बाद जेंटली डिस्कनेक्ट द बैटरी कनेक्टर्स। जहां बैटरी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है उसको जेंटली आपने रिमूव करना है। झटका नहीं लगाना, आपने जोर नहीं लगाना, इजीली उसको रिमूव करें। रिमूव करने के बाद आप जो स्क्रूज हैं उनको अनस्क्रू करें जो बैटरी को माउंट करके रखती हैं बैटरी की प्लेस पे। उनको जब आप अनस्क्रू कर देंगे तो आपके पास बैटरी आ जाएगी, और फिर आप यही प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो इंस्टॉल हो जाएगी बैटरी। इंस्टॉलेशन के ये कुछ प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे लिखे, लेकिन अगर बात की जाए तो जो प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूँ उसको रिवर्स कर देंगे तो आप बैटरी को इजीली इंस्टॉल कर देंगे। बैटरी को उसकी प्लेस पे रखें, बैटरी के जो स्क्रूज हैं उनको स्क्रू करें, उनको टाइट करें, उसके बाद बैटरी का जो कनेक्टर है मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दें। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो गया। और जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो आप सबसे पहले एसी अडेप्टर को चेक करें लगा के, और लैपटॉप्स में लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स होती हैं जो कि शो करती हैं कि लैपटॉप चार्ज हो रहा है कि नहीं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप विंडोज में जाके सेटिंग्स, देन सिस्टम, देन पावर एंड बैटरी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि बैटरी इंस्टॉल हो गई है कि नहीं। अदरवाइज आप बायोस या UEFI जो यूटिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, देख सकते हैं कि बैटरी इंस्टॉल्ड है कि नहीं, और उसके बाद बैटरी को कंप्लीट चार्ज होने दें नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए। पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल बैटरीज हैं उनको किस तरह रिमूव करना। देन हम देख लेते हैं कि इंटरनल या जो फिक्स्ड बैटरीज हैं उनको किस तरह रिप्लेस करना है।
सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। चाहे इंटरनल बैटरी हो या एक्सटर्नल बैटरी, रिमूव करने से पहले सिंपली एसी अडेप्टर को अनप्लग करना है और शट डाउन करना है सिस्टम को। और शट डाउन करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो पावर बटन है लैपटॉप का, उसको सेवरल सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। इससे क्या होगा कि जो रेजिडुअल पावर है बैटरी की वो सारी ड्रेन हो जाएगी। बैटरीज या सिमिलर कुछ कंपोनेंट्स के लिए स्पेशल रिसाइकलिंग डिपोट्स होते हैं, वहां पे जाके बैटरीज को हैंड ओवर करना बेहतर है, क्योंकि बैटरीज के अंदर डेंजरस मटेरियल्स यूज होते हैं और अगर वो एनवायरनमेंट के अंदर शामिल हो जाएं तो काफी नुकसान कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स का। इसलिए बैटरीज को ऐसे ही थ्रो नहीं कर देना कहीं पे भी। और जो बैटरीज हैं उनको एक्सटेंड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए किसी भी एक जगह पे स्टोर करके नहीं रखना। उसे क्रोयन हो सकती है, क्रोड हो सकता है मेटल जो यूज हुआ है, उसके अलावा जो केमिकल्स हैं वो लीक हो सकते हैं, बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है, उसके अलावा कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है और स्किन बर्न्स के केसेस भी बैटरीज की वजह से हो चुके हैं। इस वजह से जो स्वेलन बैटरीज हैं उनको यूज करना सबसे पहले बंद करो। ये बैटरीज स्वेलो क्यों होती है? ओवर चार्जिंग, एक ही जगह पे हॉट टेम्परेचर पे रख देना, पुअर वेंटिलेशन की वजह से बैटरीज फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। इसके साइंस क्या है कि जो लैपटॉप्स हैं वो आपको बल्कि नजर आएंगे, फूले हुए नजर आएंगे, उसका मतलब यही है कि बैटरी फूल चुकी है। लिथियम आयन बैटरीज की बात की जाए तो उसके अंदर अगर लिक्विड या गैस लीक हो रहा हो तो उसे किसी भी ऐसे मटेरियल से दूर रखना जो कि इग्निशन पैदा कर सकता है, लाइक इग्निशन सोर्सेज से दूर रखना, क्योंकि वो कैच कर सकता है फायर को। और सेफ्टी अप्रोच की बात की जाए तो जो स्वेलन बैटरीज हैं उनको यूज करना है फौरन बंद करो। और जो स्वेलन बैटरीज हैं, स्पेसिफिकली लिथियम आयन बैटरीज, वो बस्टिंग या एक्सप्लोडिंग से बचाने के लिए स्वेल हो जाती है, लेकिन जब उन स्वेलन बैटरीज को चेंज करना, रिप्लेस करना, तो तब एक्सट्रीम केयर की जरूरत होती है उनको हैंडल करने के लिए। सो बी केयरफुल। और याद रखिएगा कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्जिंग विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन एंड अवॉइडिंग फ्लेमेबल मटेरियल्स नियर बाय बैटरीज और डिवाइस खराब हो सकता है। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग की बात की जाए, जो पुअर बैटरी हेल्थ बहुत ही कॉमन इशू है। इसमें होता क्या कि बैटरी अव्वल तो चार्ज ही नहीं होती, अगर चार्ज होती है तो वेरी क्विकली ड्रेन हो जाती है। और जो लैपटॉप्स के अंदर बैटरीज यूज होती हैं, टाइपिकली उनका जो लाइफ स्पैन है वो 2 to 3 इयर्स होता है, 2 से 3 साल। और जो मोबाइल फोन्स के अंदर बैटरीज यूज होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 5 साल तक होता है। और डेली चार्जिंग साइकिल्स को अगर इंक्लूड किया जाए तो मींस डेली चार्ज भी होती है बैटरी और डिस्चार्ज भी होती है लैपटॉप्स की बैटरी। और याद रखिएगा कि बैटरीज की अगर चार्जिंग 50% से बिलो, स्पेसिफिकली अगर 10% से बिलो हो जाए तो वो बैटरी ओवरऑल लाइफ है उसको कम कर देती है। प्रॉपर चार्जिंग के लिए आपने क्या करना है कि एसी अडेप्टर जो उसी डिवाइस मॉडल के साथ आया उसी को यूज करो। इन प्रॉपर चार्जिंग के कॉजेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फॉल्टी एसी अडेप्टर की वजह से हो सकता है, इनकरेक्ट वोल्टेज की वजह से हो सकता है, उसके अलावा डैमेज्ड पोर्ट या केबल की वजह से हो सकता है कि जो चार्जिंग पोर्ट है या चार्जिंग केबल है वो डैमेज हो गई है। चेक करो कि जो एसी अडेप्टर आप यूज कर रहे हो उसी मॉडल का हो, उसी मॉडल को चार्ज करने के लिए यूज होता हो। उसके अलावा देखो कि जो चार्जिंग केबल है उसमें बेंड्स, कट्स या बर्न्स के मार्क्स तो नहीं है, अगर होंगे तो आपको चार्जिंग केबल चेंज करनी पड़ सकती है। उसके अलावा बैटरी कैलिब्रेशन की अगर बात की जाए लिथियम आयन बैटरीज के लिए तो मंथ में एक दफा फुल डिस्चार्ज, बैटरी का फुल डिस्चार्ज फिक्स कर सकता है डिजिटल मेमोरी लॉस, जो बैटरीज का एक मेजर इशू है। एक और टिप जो बैटरी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है कि आपने जो पावर बटन है लैपटॉप का उसको 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना जब शट डाउन करना, तो इससे हार्ड शट डाउन हो जाएगा। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के आप किस तरह बैटरी को बेटर यूज कर सकते हैं या लॉन्गर यूज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं जो कि बैटरी की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप डेली यूज कर रहे हैं तो एवरेज जो ड्यूरेशन है कंप्लीट डिस्चार्ज का वो 2 to 4 आवर्स होता है, लेकिन इन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वेज को यूज करके आप 5 to 6 आवर्स तक बैटरी की
डिस्चार्ज टाइम को लेके जा सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ बैटरी प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो उनमें पुअर बैटरी हेल्थ, शॉर्ट बैटरी लाइफ है, बैटरी नॉट चार्जिंग, स्वेलन और डिस्टेंडेड बैटरीज, ओवरहीटिंग, डिवाइस अपीयरिंग कंप्लीट लाइफलेस, सिस्टम मैसेज अबाउट अनयूनिफाइड एसी अडेप्टर और बैटरी, सिस्टम शटडाउन और शटडाउन्स ड्यू टू ओवरहीटिंग, सिस्टम फ्रीज, लॉकअप्स। ये कुछ सिम्टम्स हैं बैटरी प्रॉब्लम्स के। अगर ट्रबल शूटिंग की बात की जाए बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तो काफी पॉइंट्स हैं उनके। पहले आप एसी अडेप्टर को यूज करके देख लें किसी और आउटलेट में या किसी और लैपटॉप में। एक्सटर्नल पेरिफेरल्स जो हैं लाइक एक्सटर्नल माउस, एक्सटर्नल कीबोर्ड या कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनको रिमूव करके देख सकते हैं। एसी अडेप्टर को टेस्ट कर सकते हैं, बैटरी को निकाल के दोबारा लगा के देख सकते हैं। उसके बाद बैटरी कैलिब्रेशन और ड्रेन रिचार्ज साइकिल जो है उसको यूज कर सकते हैं, बैटरी को रिप्लेस करके देख सकते हैं। ओवरहीटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन ट्रबल शूटिंग में काफी हेल्प करती है कि जो बैटरी के कॉन्टेक्ट्स हैं जहां वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है उनको क्लीन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि बैटरी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और ट्रबल शूटिंग में काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कीबोर्ड एंड कीज है। कीबोर्ड एक कीज का या बटन का सेट है जो कि अलाउ करता है लैपटॉप के अंदर लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स को टाइप करने के लिए, कंप्यूटर्स के लिए और कुछ अदर डिजिटल कंपोनेंट्स या डिवाइसेस के लिए। और अगर लैपटॉप्स की बात की जाए या कंप्यूटर्स की बात की जाए तो कीबोर्ड एक एसेंशियल इनपुट डिवाइस है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप सारे ऑपरेशंस कीबोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं है तो सारे ऑपरेशंस को माउस के साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और ये मोस्ट यूज्ड कंपोनेंट है लैपटॉप्स के अंदर। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कीबोर्ड्स काम किस तरह करते हैं। जब भी हम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं तो वो यूनिक कोड को स्कैन करती है उस की के और उस कोड को फिर कीबोर्ड के कंट्रोलर चिप के पास सेंड कर देती है। जब कंट्रोलर चिप के पास वो सिग्नल जाता है तो वो कंप्यूटर उस कोड को इंटरप्रेट करता है और डिसाइड करता है कि बेस्ड ऑन द की या की सीक्वेंसेस एंड द एक्टिव एप्लीकेशन के जो एप्लीकेशन चल रही है क्या सिस्टम या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। और जो कीबोर्ड्स हैं ये वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं। अगर वायर्ड है तो यूएसबी पोर्ट के जरिए आप लैपटॉप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस है तो आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप्स के साथ। वो कीबोर्ड्स हैं जो वायरलेस हैं उनमें बैटरी का एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको बैटरीज इंस्टॉल करनी होती है। और टाइप्स की बात की जाए तो कीबोर्ड्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। चिकलेट कीबोर्ड्स हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स हैं और जो थर्ड है मैकेनिकल कीबोर्ड्स। और अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप के अंदर चिकलेट कीबोर्ड्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। ये ऐसे कीबोर्ड्स हैं जिनमें कीज फ्लैट होती हैं और इक्वली या स्लाइट स्पेस जो होती हैं एक दूसरे से। और ये काफी फेमस स्टैंडर्ड बन चुका है अब तक किन वजह से कि ये डस्ट एंड क्रम्स रेजिस्टेंट है और उसके बाद इन पे टाइपिंग करना काफी इजी है चिकलेट कीबोर्ड्स पे। लैपटॉप्स की बात की जाए तो ये एक कॉम्पैक्ट पोर्टेबल डिवाइस है, इसी वजह से इनमें जो कीज हैं वो स्मॉल होती हैं और जो जगह होती है कीबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए वो भी एक लिमिटेड प्लेस होती है। इसी वजह से इनमें कुछ फॉर्म फैक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ लैपटॉप्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको नम पैड नहीं मिलेगा और कुछ ऐसे लैपटॉप्स होंगे जिनमें आपको नम पैड मिल सकता है क्योंकि लार्जर स्क्रीन होगी तो आपको नम पैड भी मिल जाएगा। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको नम पैड वाला कीबोर्ड नजर आ रहा है और जो राइट साइड पे है वो आप विदाउट न्यूमेरिक पैड देख सकते हैं लैपटॉप्स किस तरह होते हैं। और जो लैपटॉप के स्पेशल फंक्शंस हैं उनमें FN फंक्शन की है, F1 to F12 फंक्शन कीज हैं। और अगर फंक्शन की को जो FN की है उसको F1 to F12 कीज के साथ यूज किया जाए तो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक नम लॉक की है। लैपटॉप्स में अगर सेपरेट न्यूमेरिक पैड या नम पैड नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि उस लैपटॉप में हम नम पैड को यूज नहीं कर सकते। विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल कीबोर्ड हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या कि कीबोर्ड्स के अंदर एक स्पेशल की होती है जिसे नम की कहते हैं। फंक्शन की के साथ उसको प्रेस करें जो न्यूमेरिक पैड है वो ऑन हो जाएगा। और ये जो रेड सर्कल्स हैं आप देख सकते हैं कि ये सारे कीज जो हैं वो नम पैड के कीज के इक्वल हैं। आप इनको यूज करके नम पैड की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। लैपटॉप्स के जो कीबोर्ड होते हैं
वो डेस्कटॉप कीबोर्ड्स के कंपैरेटिवली मोर फ्रेजाइल होते हैं। इसकी वजह से ये जल्दी डैमेज या टूट सकते हैं या कीज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से मॉडल स्पेसिफिक रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है कीबोर्ड्स की। और अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप्स के अंदर अगर कोई की काम ना कर रही हो या फिर पानी की तरह को कोई लिक्विड लैपटॉप पे गिर जाए तो आपको इंटायर कीबोर्ड चेंज करना पड़ सकता है। और जो लैपटॉप कीबोर्ड को रिप्लेस करने का प्रोसेस है ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं है। मींस के ये हर लैपटॉप मॉडल के लिए सेम नहीं है। डिफरेंट लैपटॉप मॉडल्स के लिए ये डिफरेंट प्रोसेस है। कुछ लैपटॉप्स के अंदर कीबोर्ड को रिप्लेस करना इजी है और कुछ लैपटॉप्स के अंदर रिप्लेस करना काफी हार्ड है। ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं है। इस वजह से जो जनरल प्रोसीजर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लैपटॉप सर्विस मैनुअल को डाउनलोड करो ऑनलाइन, जो पीछे मैंने प्रोसीजर बताया उसको यूज करके। उसके बाद एसी अडेप्टर को रिमूव करना और बैटरी को रिमूव करना शट डाउन करने के बाद। उसके बाद जो नेसेसरी स्क्रूज हैं लैपटॉप्स के कीबोर्ड को चेंज करने के लिए या रिमूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको रिमूव करना या अनस्क्रू करना। उसके बाद जो प्लास्टिक मोल्डिंग होती है या बेजल होता है उससे जेंटली रिमूव करना है। उसके बाद जो कीबोर्ड है समटाइम्स लॉक्स होते हैं, उन लॉक्स को अनलॉक करना होता है किसी मटेरियल के साथ जेंटली। उसके बाद कीबोर्ड को रोटेट करना है 180 डिग्री। उसके नीचे आपको वायर्स मिलेंगे या कनेक्शन इंटरफेसेस होंगे या केबल्स होंगी। वहां से केबल को केयरफुली डिस्कनेक्ट करना। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने ओल्ड कीबोर्ड को लिफ्ट करना, न्यू कीबोर्ड को उसी जगह पे लगा के केबल्स को उन कनेक्शन इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट करने के बाद जो मोल्डिंग है या बेजल है उसमें रिप्लेस करना। रिप्लेस करने के बाद आप पावर को रिकनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं कि कीबोर्ड वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ये एक जनरल प्रोसीजर था। और जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले उनमें के आपने ESD प्रिवेंशन मेजर्स को यूज करना है। जो स्क्रूज हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है ताकि जब आप इंस्टॉल करने के बाद स्क्रूज को दोबारा अप्लाई करें तो आपको उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में पता हो कि किस जगह पे कौन से साइज का स्क्रू लगेगा। और अगर रिपेयरिंग करते वक्त आपको इमीडिएट एक्सेस की जरूरत हो तो आप एक एक्सटर्नल USB या वायरलेस कीबोर्ड को यूज करके टेम्परेरी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं या टेम्परेरी टाइम के लिए कीबोर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड्स को किस तरह चेंज किया जा सकता है। ये एक इजी मेथड है।
और नेक्स्ट वीडियो जो आपको अब दिखाई जा रही है, इस वीडियो में आपको जो प्रोसीजर दिखाया जा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हार्ड प्रोसीजर है। इसमें कीबोर्ड थोड़ा अंदर जाके लगाया हुआ है। कीबोर्ड इश्यूज की ट्रबल शूटिंग के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इनकरेक्ट कैरेक्टर डिस्प्ले है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कीबोर्ड मैपिंग है वो डिफरेंट होती है, मिसकॉन्फ़िगर्ड हो जाती है। इसको सोल्व करने के लिए आप सिंपली एक दफा रिबूट कर लें, ये फिक्स हो जाएगा। स्टक कीज की बात की जाए तो समटाइम्स डर्ट, डैमेज या स्पिल्स की वजह से की स्टक हो जाती है कि एक दफा प्रेस किया तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रही। तो इसको कंप्रेस्ड एयर से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो की को रिमूव करने के बाद नीचे जो लॉक्स होते हैं कीज के, उनको क्लीन करने के बाद दोबारा की को अप्लाई कर सकते हैं। लूज कनेक्शन, कीबोर्ड की जो केबल है, कनेक्शन इंटरफेस केबल जो है, उसे रिबन केबल भी कहते हैं। अगर वो लूज है तो कीबोर्ड काम नहीं करेगा। अगर वो लूज है तो आपको रीसीट करना होगा, वही दोबारा टीयर डाउन लैपटॉप का और कीबोर्ड की देन रिबन केबल को सेट करना। डैमेज्ड कीबोर्ड की बात की जाए तो फिजिकल डैमेज लाइक बेंडिंग, रैपिंग, जिसकी वजह से लैपटॉप के कीबोर्ड को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। नो रिस्पॉन्स, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कीज प्रेस कर रहे हैं लेकिन ना आपको बैकलाइट नजर आ रही है कीज के पीछे जो लाइट होती है, और ना ही कीज को प्रेस करने के बाद स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो हो रहा होता है, तो आप सिंपली उसे रिबूट करके सॉल्व कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन शॉर्ट रैम। रैम बेसिकली एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि टेम्पोरेरी वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए, जो कि एक्टिवली कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस होंगे। अगर एक एग्जांपल से इसे समझे तो जब आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं तो वो सबसे पहले रैम में जाकर स्टोर होता है। रैम में स्टोर होके वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू से प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखा देता है। इसी तरह जब कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा या टास्क सीपीयू के पास जाता है तो सीपीयू के पास जाने से पहले रैम में स्टोर होता है, रैम में लोड होता है।
रैम में लोड होगा तो फिर सीपीयू के पास जाके वो प्रोसेस होगा। अनलाइक परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। मींस जब आप लैपटॉप को या कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो उसके अंदर जितना भी लोडेड डाटा होगा जो रैम के पास होगा वो सब इरेज हो जाएगा, वाइप हो जाएगा। जब आप अगेन कंप्यूटर को या लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे तो वो डाटा जो प्रीवियस स्टेट पे आपके पास था शट डाउन करने से पहले वो अब नहीं होगा। और कंप्यूटर परफॉर्मेंस अगर बेहतर करनी है तो सबसे इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव वे जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का कि उसमें नंबर ऑफ रैम को इंक्रीज कर लिया जाए या रैम स्टिक्स को। अगर टाइप्स की बात की जाए तो रैम्स की दो टाइप्स हैं, एक डायनामिक रैम्स और दूसरा है स्टैटिक रैम्स। और जो डायनामिक रैम्स हैं इनको डायनामिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग रिक्वायर करती है विद अ न्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन इट्स डाटा। अदरवाइज जो भी कंटेंट इसके अंदर होगा या रैम ने लोड किया होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, वो गुम जाएगा। Over the years, several evolutions of DRAM have emerged, including fast-paced mode जिसे FPM कहते हैं, extended data out जिसे EDO in short कहते हैं, burst EDO, BEDO, BEDO भी कहते हैं, and various synchronous DRAMs जिसे SDRAM कहते हैं। और ये जो SDRAM है यही मोस्टली कॉमनली देखने को मिलती है। और जो स्टैटिक रैम की बात की जाए तो ये काफी फास्ट और मोर एक्सपेंसिव होती हैं डायनामिक रैम के कंपैरेटिवली, क्योंकि जो डायनामिक रैम है ये लो कॉस्ट, हायर कैपेसिटी और स्लोर होती हैं एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। और जो स्टैटिक रैम्स हैं ये फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग रिक्वायर नहीं करती और इसी वजह से SRAM इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कैश मेमोरी विद इन द CPU। और उस जगह पे जो स्टैटिक रैम है उसकी स्पीड क्रिटिकल होती है डिलेज और डाटा रिट्रीवल को मैनेज करने के लिए। दो टाइप्स तो हैं रैम की, स्टैटिक एंड डायनामिक। जो थर्ड कॉन्सेप्ट मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर यूज होता है वो वर्चुअल मेमोरी है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक केस स्टडी के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 GB ऑफ रैम ही है, इससे ज्यादा रैम नहीं है, और आप विंडोज 10 को भी यूज कर रहे हैं और साथ में कोई हैवी लोड एप्लीकेशन आपने रन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं, गूगल क्रोम ओपन कर लिया, जब आपने 5 टैब्स ओपन कर लिए, अब लैपटॉप के पास इतनी रैम मौजूद ही नहीं कि वो उनको होल्ड कर सके प्रोसेसिंग से पहले। तो तब क्या होता है कि जो सिस्टम है वो हार्ड ड्राइव की स्पेस का एक पोर्शन यूज करता है जिसे सब्स्टिट्यूट फॉर रैम कहते हैं, और इसी हार्ड ड्राइव स्पेस को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और भी नाम है जिनमें पेजिंग फाइल और स्वैप फाइल कहते हैं। वर्चुअल रैम से इतना तो फायदा होता है कि आपकी रैम की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो डाटा ट्रांसमिशन है या जो डिस्क की स्पीड होती है हार्ड डिस्क ड्राइव्स की वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। इस वजह से VRAM को यूज करना सिस्टम को थोड़ा स्लो बना देती है। आपको लैग्स वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को यूज करें और उनमें वर्चुअल रैम के कॉन्सेप्ट को यूज करें तो फिर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, आपको थोड़ा लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। रैम चिप्स एक स्मॉल सर्किट बोर्ड के ऊपर माउंटेड होती हैं जिसे मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं, और उसी मेमोरी मॉड्यूल के ऊपर जो रैम चिप्स होती हैं अगर दोनों साइड्स पे हो तो उसे डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स कहते हैं। और उसका ही एक शॉर्टर रेड्यूस्ड साइज वर्जन जो है उसे सोडियम कहते हैं, जिसे स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं। जो सोडियम्स है ये लैपटॉप्स के अंदर यूज होती हैं और जो डिम्स हैं ये कंप्यूटर पीसीज के अंदर यूज होती हैं। लेकिन ये जो सोडियम्स हैं कुछ मिनी मदरबोर्ड्स होते हैं, मिनी ITX मॉडल के मदरबोर्ड्स होते हैं, उनमें भी ये स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल यूज होती हैं। और अगर वही रैम चिप्स सिर्फ एक साइड पे हो तो उसे सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स कहते हैं। और जो रैम जो लैपटॉप्स के अंदर यूज होती है उसमें मोस्टली डुअल साइडेड ही रैम्स होती हैं, और अगर 2 GB या 1 GB की स्मॉल मेमोरीज हो तब वो सिंगल साइडेड हो जाती हैं लैपटॉप के केसेस में भी। अब फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो पीछे हमने ये देख लिया कि कौन सी रैम यूज होती है लैपटॉप्स के अंदर, सोडियम्स। लेकिन वो तब यूज होती है सोडियम्स जब लैपटॉप
लैपटॉप के मदरबोर्ड में रैम स्लॉट्स हों। फॉर एग्जांपल जब आप कोई लैपटॉप लेते हैं उसमें सोल्डर्ड रैम आती है, मींस वो रैम जो है वो मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उसे सोल्डर्ड रैम कहते हैं। और जब आप सोल्डर्ड रैम वाले लैपटॉप्स लेते हैं तो आपको एक या दो स्लॉट्स मिलते हैं रैम के, ताकि आप अगर रैम को अपग्रेड करना चाहें तो इन स्लॉट्स को यूज करके रैम को अपग्रेड कर सके। और याद रखिएगा कि अगर सोल्डर्ड रैम खराब हो जाए तो मोस्टली यही कहते हैं कि मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्पेसिफिक डैमेज रैम चिप जो होती है उसे निकाल के नई चिप इंस्टॉल कर देते हैं। और जो सोल्डर्ड रैम है उसका जो फुल नेम है जो लैपटॉप्स के अंदर यूज होती है वो LPDDR3 है। यहाँ पे जो 3, 4, 4X और 5 आपको नजर आ रहा है LPDDR के बाद, वो वर्जन्स हैं, मींस जनरेशंस हैं वो। और यहाँ पे जो LPDDR है उसकी फुल फॉर्म है लो पावर डुअल डाटा रेट जनरेशन 3। ये LPDDR3 की फुल फॉर्म है। LPDDR4 है नेक्स्ट, LPDDR4X और 5। ये जनरली पिछली जनरेशन से ज्यादा फास्टर होती हैं और कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं। अगर कंपेयर किया जाए सोल्डर्ड रैम को स्लॉट्स वाली रैम के साथ, तो जो सोल्डर्ड रैम्स होती हैं ये कम पावर कंज्यूम करती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं एज कंपेयर टू जो दूसरी रिमूवेबल रैम्स होती हैं। लेकिन जो रिमूवेबल रैम्स होती हैं वो पावर ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। अगर एक कंपैरिजन देना हो दोनों में तो मैं यही कहूंगा कि जो LPDDR4 रैम है वो DDR3 के इक्वल परफॉर्मेंस देगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी LPDDR4 की, क्योंकि ये 4th जनरेशन है। और जो रिमूवेबल रैम्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि रैम स्लॉट्स के अंदर यूज होती हैं, वो स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। और जो इसकी टाइप्स यूज हो रही हैं लैपटॉप्स के अंदर वो 3 टाइप्स हैं, DDR3, DDR4 एंड DDR5। जो DDR3 है ये थोड़े ओल्डर वर्जन्स के अंदर यूज होती है, DDR4 अभी यूज हो रही है 2015 के बाद, और जो DDR5 है ये अभी यूज हो रही है। और नेक्स्ट वर्जन भी शायद नेक्स्ट ईयर आ जाए DDR6 का, जो कि लैपटॉप्स के अंदर यूज हो सकती हैं जो नेक्स्ट ईयर मॉडल्स आएंगे। अगर DDR जनरेशंस की बात की जाए तो DDR का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, डुअल डाटा रेट टेक्नोलॉजी, जो कि परफॉर्म करती है 2 डाटा ट्रांसफर पर क्लॉक साइकिल। और ये इफेक्टिवली डबल डाटा रेट को ट्रांसफर करती है एज कम्पेयर टू ओल्डर SD रैम। और जो की जनरेशंस हैं उनमें DDR, DDR2, DDR3, 4, 5 एंड 6। जो DDR और DDR2 है ये तो अब यूज ही नहीं होती कहीं पे भी। आपको Pentium 4 जैसे कंप्यूटर्स मिलेंगे, Core 2 जैसे कंप्यूटर्स मिलेंगे या लैपटॉप्स मिलेंगे जिनके अंदर DDR2 रैम्स यूज होती हैं। लेकिन जो उनके बाद Core i3, Core i5, Core i7 या फिर AMD के लैपटॉप्स हैं उनके अंदर DDR3, 4, 5 रैम्स ही यूज होती हैं। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। DDR3 रैम जो है वो 2007 में लॉन्च हुई थी और 2015 तक के जो लैपटॉप्स हैं आपको उनमें DDR3 रैम्स मिलेंगी। और जो ये रैम होती है 204 पिन्स होती हैं, इनमें 100 डिम्स की बात कर रहा हूँ। जो डिम्स हैं उनमें ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, पिन्स होते हैं। वोल्टेज की बात की जाए तो ये स्टैंडर्ड जो है वो 1.5 वोल्टेज का है, लेकिन लो वोल्टेज रैम्स भी होती हैं DDR3 में, वो 1.35 वोल्ट पावर कंज्यूम करती हैं। उसके अलावा कैपेसिटी की बात की जाए तो ये सिंगल स्टिक जो डिम है DDR3 में वो 16 GB तक होती है, और जो 100 डिम्स हैं वो 8 GB तक 1 स्टिक के अंदर आपको रैम मिलती है। और की नॉच की बात की जाए, नॉच ये जो मिडिल में आपको एक गैप सा नजर आ रहा है पिंस में, वो नॉच इसकी लेफ्ट ऑफसेट नॉच होती है कि लेफ्ट साइड पे होती है। DDR4 की बात की जाए तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी और अभी तक लैपटॉप्स के अंदर यूज होती हैं डिफरेंट मॉडल्स के अंदर। इसमें 260 पिन्स होती हैं 100 डिम्स में। जो डिम्स होती हैं बड़ी रैम्स उनमें ये ज्यादा पिन्स होती हैं, लेकिन जो 100 डिम्स हैं उनमें 260 पिन्स हैं। वोल्टेज की बात की जाए तो ये 1.2 वोल्ट से 1.35 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम करती है। ये उसी पावर रेंज में DDR4, DDR3 के पावर रेंज में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करती है। अगर कैपेसिटी की बात की जाए 32 GB पर स्टिक पर मॉड्यूल होती है डिम्स में, और 32 GB ही होती है पर
फर्स्ट एक सोडियम्स में। की नोच की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट मिडल में होती है लेफ्ट साइड पे, और जो साइडेड होती है इस रैम की वो कर्व्ड होती हैं। अगर DDR3 की बात की जाए तो उसमें कॉर्नर्स थे, तो इसमें कर्व्ड एजेस हैं। DDR5 की बात की जाए तो ये 2020 में लॉन्च हुई, 2021 यहाँ पे लॉन्च हुई थी, और इसमें 262 पिन्स होती हैं सोडियम्स में। जो डिम्स होती हैं उनमें ये ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। वोल्टेज की बात की जाए तो ये 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। ये फर्दर लो एनर्जी कंज्यूम करके बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं एज कम्पेयर टू DDR3 एंड DDR4। और अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो ये अप टू 128 GB डिम्स में और 64 GB तक सोडियम्स में रैम्स मिलती हैं। की नोच की बात की जाए तो ये भी मिडिल में ही ऑलमोस्ट होती है, लेकिन थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे होगी। ये जो नोच होती है ये मोस्टली लेफ्ट साइड पे ही होती है अगर रैम को डिवाइड किया जाए 2 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे आप की नोच की अगर बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि डिम्स में 288 पिन्स होती हैं लाइक DDR4, एंड दे हैव कीड डिफरेंट एंड आर नॉट इंटरचेंजेबल, कि वो एक डिफरेंट रैम्स हैं और दोनों इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो सकते। कि DDR4 की जगह आप DDR5 यूज नहीं कर सकते। अगर DDR4 का स्लॉट है रैम स्लॉट तो उसमें DDR4 रैम ही इंस्टॉल होगी। अगर DDR5 का स्लॉट है तो उसमें DDR5 ही यूज होगी, DDR4 को यूज नहीं कर सकते। और इसमें एक और फीचर मिल जाता है आपको, ECC मेमोरी, जो कि एरर करेक्शन टेक्निक है एक, और पावर मैनेजमेंट, के आप इसमें पावर को भी मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो DDR4 में नहीं थे, DDR5 में हैं। और DDR जो 6 वर्जन जनरेशन है ये 2026 में होप सो लॉन्च हो जाएगी। और कुछ अदर रैम फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे मेमोरी स्पीड है। मेमोरी स्पीड जो रैम्स की वो हर्ट्ज के अंदर काउंट की जाती है, और किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज कॉमन टर्म्स हैं जो रैम की स्पीड के रिलेटेड यूज होते हैं। CAS लेटेंसी ये मेजर करता है नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स टू एक्सेस अ कॉलम ऑफ डाटा, कि आपको कितना टाइम लगता है, कितने क्लॉक साइकिल्स रखते हैं एक डाटा को एक्सेस करने के लिए। जितना लोअर CL वैल्यू होगा उतनी फास्ट मेमोरी होगी, उतनी फास्ट वो रैम होगी। सिंगल साइडेड एंड डबल साइडेड आपको बता चुका हूँ कि जिसमें डबल साइडेड माउंटेड हो रैम चिप्स उसको डबल साइडेड मेमोरी कहते हैं, और जो सिंगल साइडेड माउंटेड हो उसे सिंगल साइडेड कहते हैं। और जो डबल साइडेड मेमोरी है वो कंपैरेटिवली सिंगल साइडेड माउंटेड मेमोरी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। और पावर की बात की जाए तो जितनी ज्यादा रैम पावर कंज्यूम करेगी उतनी ज्यादा पावरफुल वो होगी। इसका मतलब ये नहीं कि DDR3 1.5 वोल्टेज तक पावर कंज्यूम करती है और DDR4 1.35 वोल्टेज तक पावर कंज्यूम करती है तो DDR3 की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। नहीं, DDR4 की ही बेहतर है परफॉर्मेंस, लेकिन यह कि उसमें पावर मैनेजमेंट की वजह से हम 1.2 से 1.35 वोल्टेज तक पावर को मैनेज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस अपनी मैनेज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर, रैम्स का या अपग्रेड करने का प्रोसीजर जो है वो मेरे ख्याल से जितने भी लैपटॉप के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे इजी जो रिप्लेस करने वाले कंपोनेंट्स हैं उनमें रैम पहले नंबर पे रखूंगा, क्योंकि मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर रिमूवेबल रैम होती है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड करने का प्रोसीजर जो है वो बहुत इजी है। सबसे पहले लैपटॉप को शट डाउन करना है, AC पावर अडेप्टर को रिमूव करना है, उसके बाद में बैटरी को रिमूव करना है सबसे पहले, क्योंकि बैटरी को रिमूव करना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब भी आप किसी भी लैपटॉप के हार्डवेयर कंपोनेंट को चेंज करेंगे, चाहे वो बैटरी हो चाहे कोई और कंपोनेंट है। बैटरी को अनप्लग या रिमूव करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ESG प्रिवेंशन मेजर्स को आपने यूज करना, जो भी एंटी स्टैटिक टेप या मैट आपको बताया, या फिर आप रबर बैंड्स को यूज कर सकते हैं, या फिर अपने हैंड्स को जो बॉडी है लैपटॉप की मेटल बॉडी उसमें थोड़ा सा रब कर सकते हैं उस पर, तो चार्ज इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप एंटी स्टैटिक स्ट्रैप यूज करें या फिर मैट यूज करें। उसके अलावा अगर रबर ग्लव्स यूज कर लें तो वो और बेहतर होगा। मैट को यूज करने के साथ आपने सबसे पहले लैपटॉप सर्विस मैनुअल डाउनलोड करना, जो पहले भी बता चुका हूँ किस तरह डाउनलोड करना है। सर्विस मैनुअल डाउनलोड करने के बाद वहां पे देखना कि कौन कौन सी रैम्स ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। याद रखिएगा रैम DDR3, मान लेता हूँ DDR3 है, लेकिन DDR3 के अंदर फर्दर रैम्स होती हैं। अब कौन कौन सी आप इस रैम लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। तो उस मैनुअल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी रैम यूज होती है एक स्पेसिफिक या इस स्पेसिफिक मॉडल में। उसके बाद इंश्योर करना कंपैटिबिलिटी को, कि आप जो नई रैम्स लेके आ रहे हैं, न्यू रैम्स यूज करने लगे हैं, वो कंपैटिबल है इस लैपटॉप मॉडल के अंदर। उसके बाद आपने बैक कवर रिमूव करना है। बैक कवर को रिमूव करने के बाद आप रैम को लोकेट कर सकते हैं। रिमूवल का प्रोसीजर अगर देखा जाए तो बैक कवर को रिमूव करना है। कुछ ओल्डर लैपटॉप्स के अंदर यह था कि रैम्स के लिए सेपरेट कवर होता है कि आप उसको रिमूव करें तो आपको सिर्फ रैम वाला पोर्शन ही मदरबोर्ड का नजर आएगा। तो अगर मॉडर्न लैपटॉप्स की बात की जाए तो आपको कंप्लीट बैक पैनल रिमूव करना पड़ता है, और बैक पैनल को रिमूव करने के बाद रैम को लोकेट करें, और रैम के दोनों साइड्स पे लॉक्स होते हैं, उनको जनरली आपने मूव करना है अवे फ्रॉम रैम। जब आप मूव करेंगे अवे फ्रॉम रैम तो जो रैम होगी वो 45 डिग्री पे उठ जाएगी, मदरबोर्ड से थोड़ा सा 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप उसको फिर रिमूव कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो नोच को देखें, नोच जो रैम के अंदर है वो किस जगह पे, फिर उस नोच के अकॉर्डिंग रैम को इंस्टॉल करना है। 45 डिग्री के एंगल पे आपने सॉकेट के अंदर प्लेस करना है, और फिर दरमियान से या दोनों साइड से रैम की प्रेस करना है, तो वो लैपटॉप के लॉक्स के अंदर लॉक हो जाएगी। टेस्टिंग की बात की जाए, रिकनेक्ट पावर एंड बूट द सिस्टम, वेरीफाई द रैम एंड बायोस UEFI सेटअप। उसके अलावा रैम को कंफर्म करने के लिए आप टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस टैब को यूज कर सकते हैं। ये टेस्टिंग के 3 प्रोसीजर्स थे। अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह रैम को इंस्टॉल किया जाता है। ट्रबल शूटिंग की बात की जाए उन प्रॉब्लम्स की जो रैम्स के रिलेटेड है, तो सबसे पहले कि सिस्टम बूट नहीं हो रहा होगा या इंस्टेबिलिटी होगी, कभी बूट हो जाता है कभी बूट नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने रैम को निकालना है, क्लीन करना है और दोबारा लगा देना है। रबर के साथ मोस्टली क्लीन करते हैं, रेजर जो आप बचपन में यूज करते थे। और उसके बाद चेक कंपैटिबिलिटी, कि आपने कंपैटिबिलिटी को चेक करना है, क्लीन कॉन्टैक्ट्स जो आपको बता चुका हूँ, और रिप्लेस सस्पेक्टेड मॉड्यूल्स। स्लगिश परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल रैम यू हैव, तो आपको ज्यादा रैम या एक रैम स्टिक और ऐड करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में, या अपग्रेड करना होगा लोअर अमाउंट टू हायर अमाउंट। एप्लीकेशन क्रैशेस या फिर BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की बात की जाए तो आपने फिर वेरीफाई करनी है कंपैटिबिलिटी कि वो कंपैटिबल है इस मॉडल में कि नहीं। उसके बाद मेमोरी टेस्ट जो होते हैं लैपटॉप्स के अंदर या सिस्टम्स के अंदर, उनको रन करके चेक करना है। ओवर हीटिंग की बात की जाए तो आपको एक हीट सिंक इंस्टॉल करनी पड़ेगी या ऐड करनी पड़ेगी। लैपटॉप्स की बात की जाए तो लैपटॉप्स में एडिशनल हीट सिंक्स ऐड तो कर नहीं सकते, तो उनके लिए क्या है लैपटॉप्स यूजर के लिए कि आप एक प्रॉपर एयर वेंटिलेशन सिस्टम यूज करें। आप लैपटॉप को फ्लैट सरफेस पे रख के यूज ना करें, इवन लैपटॉप के नीचे एक छोटी सी चीज ऐड कर दें जो कि लैपटॉप को फ्लैट सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठा ले। इससे क्या होगा कि जो वेंटिलेशन है एयर की वो इजी हो जाएगी, हीट जो है वो इजीली फ्लो हो जाएगी। इसके अलावा कूलिंग फैंस होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, बेसिकली ये एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है या कंपोनेंट है जो डाटा को, डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा को टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर करता है। दूसरी जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की लिखी हुई है, कि एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। इवन के कंप्यूटर को पावर ऑफ कर दें फिर भी वो इंफॉर्मेशन उस डिवाइस के अंदर रहे परमानेंटली। ऐसे डिवाइस को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर यूज होती हैं, वो हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। और जो स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप्स की बात कर रहा था कि टेम्परेरी या परमानेंट, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस में रैम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स आते हैं। रैम के रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो उनमें हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद फ्लैश ड्राइव है, USB है, कार्ड
कार्ड्स हैं और ऑप्टिकल डिस्क्स हैं। यहाँ पे जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे उनमें HDD और SSD हैं। इसके अलावा एक और टाइप है, फर्दर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम HDD और SSD को डिस्कस कर ले। हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसी ड्राइव्स हैं जिनको मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर्स के अंदर आपको कॉमनली मिलती हैं। मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इसके अंदर जो प्लेटर्स होते हैं जिन पे डाटा को स्टोर किया जाता है उनको मैग्नेटाइज करके 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। और जो स्पिनिंग ट्रैक्स जिनकी मैं बात कर रहा था वो ग्लास प्लेटर्स होते हैं जिन पे डाटा को मैग्नेटाइज्ड करके स्टोर किया जाता है। अगर एनाटॉमी की बात की जाए तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल जो एनाटॉमी है वो डिस्कस करते हैं। जो हार्ड ड्राइव की क्लोज्ड मेटल केसिंग है उसके अंदर प्लेटर्स जो है वो स्पिंडल के ऊपर अटैच्ड होते हैं। वो जो स्पिंडल है वो काफी हाई स्पीड पे उन प्लेटर्स को मूव करती है। वो एक मोटर की तरह है जो प्लेटर्स को इतनी हाई स्पीड्स पे मूव करती है कि थाउजेंड्स ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट RPM के वो 1 मिनट के अंदर 1000 टाइम्स रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं। जो रीड एंड राइट हेड्स होते हैं वो इक्वेटर आर्म्स पे फिक्स्ड होते हैं और वो जो हेड्स हैं वो प्लेटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं और उन्हीं रीड एंड राइट हेडर्स के जरिए ये मैग्नेटिक पैटर्न्स बनाती है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है और बाद में रीड करती है डिवाइस। और ये जो कंपोनेंट्स हैं वो सील्ड होते हैं एक बॉक्स के अंदर। और अगर आप हार्ड ड्राइव्स को ओपन करना चाहते हो तो क्लीन डस्ट रेजिस्टेंट या डस्ट प्रूफ रूम्स के अंदर आपने ओपन करना है। और जितने भी हार्ड ड्राइव्स के अंदर एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो सब एक डस्ट रेजिस्टेंट रूम के अंदर या डस्ट रेजिस्टेंट प्लेस के अंदर असेंबल किए जाते हैं या सील किए जाते हैं एक बॉक्स के अंदर। और जो डाटा है जिनको प्लेटर्स के ऊपर राइट किया जाता है या उनसे रीड किया जाता है उन्हें ट्रैक्स कहते हैं। और ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स के अंदर। और मोस्ट करंट HDDs जो हैं वो 4096 बाइट्स के सेक्टर्स को यूज करती हैं। जो ओल्डर वंस हैं वो 512 बाइट्स के सेक्टर्स होते थे, लेकिन अब जो है वो 4 MB तक के यूज होते हैं मॉडर्न हार्ड ड्राइव्स के अंदर। और एक और वर्ड यूज किया जाता है ट्रैक की जगह, सिलेंडर। सिलेंडर रिफर्स टू कोरिस्पोंडिंग ट्रैक्स ऑन ऑल सरफेस ऑफ द प्लेटर। और क्लस्टर एक और टर्म है जो कि यूज होता है। क्लस्टर बेसिकली एक ग्रुप है सेक्टर्स का जो कि फाइल सिस्टम यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए। फॉर्म फैक्टर्स की बात की जाए तो HDD जो है वो 2 प्राइमरी फिजिकल साइजेस के अंदर आपको मिलती है। पहली 3.5 इंचेस, दूसरी 2.5 इंचेस। जो 3.5 इंचेस है ये कंपैरेटिवली बड़ी हार्ड ड्राइव्स हैं। इनको कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया जाता है या एक्सटर्नल USB ड्राइव्स के तौर पे यूज किया जाता है। और कंप्यूटर्स के अंदर तो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हार्ड डिस्क की इसी साइज के अराउंड होती है। लेकिन अगर स्मॉलर कॉम्पैक्ट एंड मोबाइल डिवाइसेस की बात की जाए तो उनमें 2.5 इंचेस ड्राइव्स यूज होती हैं। ये स्मॉलर होती हैं और लैपटॉप्स के अंदर कॉमनली यूज होती हैं। और अगर डेस्कटॉप्स की बात की जाए तो इनको हम एज ए एक्सटर्नल USB ड्राइव्स भी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा स्मॉल लैपटॉप्स की बात की जाए तो उनमें आपको 1.8 इंच ड्राइव्स भी मिल सकती हैं। अगर आपके पास स्मॉल हार्ड ड्राइव है, 2.5 इंचेस की ड्राइव है और आप उसको कंप्यूटर के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसी प्लेस पे यूज करना चाहते हैं जिस जगह पे बड़ी हार्ड ड्राइव्स यूज होती हैं तो आप कन्वर्टर किट्स को यूज कर सकते हैं जिनमें आप स्मॉलर हार्ड ड्राइव्स को यूज करके लार्जर हार्ड ड्राइव्स की जगह प्लेस कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। रिसेंटली मैंने एक टर्म यूज की थी, रेवोल्यूशंस पर मिनट, RPM। बेसिकली ये स्पीड है जिसपे प्लेटर्स स्पिन करते हैं। इनको RPM में मेजर किया जाता है, राउंड्स पर मिनट्स में। और जो कॉमन स्पीड्स हार्ड ड्राइव्स के अंदर आप देखते हैं उनमें 5400 RPM है जो कि जनरली पावर सेविंग ड्राइव्स हैं या जिन्हें ग्रीन ड्राइव्स भी कहते हैं। ये लैपटॉप्स में यूज होती हैं क्योंकि लो पावर एंड लो हीट कंज्यूम करती हैं ये। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है वो है 7200 RPM। ये हाई परफॉर्मेंस पीसीज के लिए यूज होती हैं। और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो कि नेटवर्क के अंदर आपके पास एक अटैच्ड स्टोरेज होती है उनमें यूज होती हैं। उसके अलावा एंटरप्राइज नेटवर्क स्टोरेज के लिए यूज होती हैं ये वाली ड्राइव्स। और अगर 10,000 राउंड्स पर मिनट वाली ड्राइव्स की बात की जाए तो ये हाई परफॉर्मेंस पीसीज के अंदर यूज होती हैं। 15,000 राउंड्स पर मिनट वाली जो ड्राइव्स हैं उनको बेसिकली एंटरप्राइज
एंटरप्राइज नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर यूज किया जाता है डाटा सेंटर्स में। हायर आरपीएम अगर बात की जाए तो हायर डाटा ट्रांसफर रेट है, लेटेंसी कम होगी, डाटा को सेक्टर से ज्यादा जल्दी रीड किया जा सकेगा। स्पीड की बात कर ली, अब बात की जाए HDD टाइप्स की तो वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है बेस्ड ऑन इंटरफेसेस के ये किस तरह कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, पहली साटा, दूसरी IDA या पेटा, तीसरी जो लास्ट है सेक्सियन SAS सास जिसे कहते हैं। जो सेटा है फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, डोमिनेंट स्टैंडर्ड है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर यूज होती है। और जो सेटा का लेटेस्ट जनरेशन है जनरेशन 3.0, ये अप टू 6 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड रखता है डाटा ट्रांसमिशन में। लेकिन जो सेटा नॉर्मल हम यूज करते हैं लैपटॉप्स के अंदर उसकी स्पीड 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए पेटा की तो ये बेसिकली लेगेसी ओल्ड स्टैंडर्ड है हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कंप्यूटर्स के अंदर यूज करने का। इसमें एक पेटा केबल यूज की जाती है जिसमें 40 पिन्स होती हैं और उन 40 पिन्स को मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करके डाटा को एक्सेस किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। ये ओल्ड स्टैंडर्ड होने की वजह से काफी स्लो है क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लगती थी, इस वजह से डाटा की ट्रांसमिशन भी स्लो होगी इसमें। उसके अलावा अगर सक्सी या फिर सास की बात की जाए तो ये एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेस है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हिस्टोरिकली ये जो सास है सेटा की टर्मिनोलॉजी को पेटा की वर्किंग के साथ यूज करता है, इसी वजह से ये फास्टर स्पीड ऑफर करता है पैरेलल ट्रांसमिशन के साथ। और ये जो टेक्नोलॉजी है मोस्टली इंटरप्राइज नेटवर्क्स के अंदर या डाटा सेंटर्स के अंदर यूज की जाती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए हार्ड डिस्क ड्राइव्स की तो इसका एडवांटेज यही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफर करता है अप टू 20 टेराबाइट्स और लोअर कॉस्ट पर गीगाबाइट के पर जीबी। इसकी जो कॉस्ट है वो SSD के कंपैरेटिवली लो है, काफी लो है। इजी टू रिप्लेस एंड अपग्रेड के से रिप्लेस करना और अपग्रेड करना काफी इजी है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए मूविंग पार्ट्स होने की वजह से स्लोअर है, डाटा ट्रांसमिशन स्लो होती है एज कम्पेयर टू SSD। उसके अलावा नॉइज प्रोड्यूस करती है, ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, ज्यादा पावर कंज्यूम करने की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और उसके साथ मूविंग पार्ट्स होते हैं तो मूविंग पार्ट्स अगर डैमेज हो जाएं तो फिजिकल डैमेज की वजह से ये वर्क नहीं करती। रिलायबिलिटी अफेक्ट हो जाती है अगर डैमेज हो जाए, फिजिकल डैमेज हो मूविंग पार्ट्स को। और उसके अलावा रिप्लेस करना आसान है हार्ड डिस्क ड्राइव्स को, लेकिन रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से इन्हें रिप्लेस किया जाता है, रिपेयर नहीं किया जाता। इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड प्रोसीजर की बात की जाए तो कंप्यूटर को शट डाउन करना, AC अडेप्टर को रिमूव करना, बैटरी को अनप्लग करना, ESD प्रिवेंशन मेजर्स को यूज करना, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन देखना कि कौन सी हार्ड डिस्क ड्राइव हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, सेटा, सक्सी या पेटा। ये डिवाइस मैनुअल हमें बता देता है जो आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह डाउनलोड करना। उसके बाद कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करना हार्ड डिस्क ड्राइव, ये जो आपने नई परचेज की है या अपग्रेड करने के लिए आप लेके आए हैं बाजार से या मार्केट से, ये प्रिपरेशन होगी। रिमूविंग की बात की जाए सबसे पहले आपने लैपटॉप मोबाइल डिवाइसेस की बात करें तो लैपटॉप का बैक पैनल रिमूव करना। अगर कंप्लीट बैक पैनल रिमूव करेंगे तो आपको सिंपली हार्ड डिस्क ड्राइव नजर आ जाएगी कि किस जगह पे वो एक डब्बा नुमा सी डिवाइस यूज हो रही है। उसके साथ ही आपने क्या करना कि जो पावर और डाटा केबल्स हैं उनको रिमूव करना। लैपटॉप्स की बात की जाए तो इनमें पावर केबल्स या डाटा केबल्स होती नहीं है, इनमें कनेक्टर्स होते हैं, तो आपने कनेक्टर्स को रिमूव करना और हार्ड डिस्क को निकाल लेना। अगर हार्ड डिस्क में स्क्रूज लगे हुए हैं फिक्स पोजीशन पे रखने के लिए तो आपको पहले उनको अनस्क्रू करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो नई हार्ड ड्राइव को उसी जगह पे पावर और डाटा कनेक्शन के साथ अटैच करके उसी जगह पे प्लेस करने के बाद स्क्रूज को लगा देना
करना है अगर स्क्यूज वहाँ पे हैं तो। ये इंस्टॉल हो गया। टेस्टिंग की बात की जाए तो रिकनेक्ट पावर, बूट करना कंप्यूटर को या लैपटॉप को जो भी आपके पास है। उसके बाद बायोस या UEFI जो यूटिलिटी है सेटअप है, वहाँ पे जाके आप न्यू HDD को कंफर्म कर सकते हैं कि अटैच हो गई है कि नहीं। उसके अलावा आप इसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि हार्ड ड्राइव लग गई है कि नहीं। और उसके अलावा जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी है, उसके जरिए आप हार्ड डिस्क को टेस्ट कर सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट हो गई है कि नहीं। क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर दो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, एक प्राइमरी डिवाइस है, दूसरी सेकेंडरी डिवाइस है, दोनों चाहे हार्ड ड्राइव्स हों, अगर आप सेकेंडरी डिवाइस रिप्लेस करेंगे तो अगर वो सही तरह कनेक्ट नहीं हुई फिर भी कंप्यूटर या लैपटॉप चल जाएगा। इस वजह से डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपने अगर दो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के अंदर, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव्स दोनों अटैच्ड है वर्किंग पोजीशन में। ट्रबल शूटिंग की बात की जाए तो जो मोस्ट कॉमन फेलियर है हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर वो यही है कि ग्राइंडिंग नॉइज होगा या क्लिकिंग का साउंड आपको आ रहा होगा। इसको सोल्व करने के लिए एक एक्सपर्ट हार्डवेयर पर्सन का होना जरूरी है। उसके अलावा जो इश्यूज हैं कि रीड एंड राइट टाइम्स, डाटा लॉस, करप्शन एंड बूटेबल डिवाइस नॉट फाउंड, ये कुछ एरर्स है कि रीड एंड राइट टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, डाटा लॉस होगा, जो सेक्टर्स हैं वो करप्ट हो जाएंगे हार्ड डिस्क ड्राइव के। उसके अलावा बूटेबल डिवाइस जो है वो नहीं मिल रही होगी। इनको सोल्व किस तरह करना है कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, हार्ड डिस्क को उतार के कनेक्टर्स को क्लीन करके दोबारा लगाएं। अगर वो सही है हार्ड डिस्क ड्राइव तो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा स्लगिश परफॉर्मेंस देता है हार्ड ड्राइव्स। जैसे ही हम हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर ज़्यादा डाटा रख लेते हैं, टाइम गुजरता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स हमें स्लगिश परफॉर्मेंस देती है। अब देखते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, लेटेस्ट एंड फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस। SSD की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, जो कि एक हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप है जिसके अंदर नैंड फ्लैश मेमोरी यूज होती है इंस्टेड ऑफ स्पिनिंग प्लेटर्स एंड रीड एंड राइट हेड्स। इसके अंदर जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो यही है कि SSD के अंदर मूविंग पार्ट्स को एलिमिनेट कर दिया गया। मैकेनिज्म की बात की जाए तो SSD जो है वो डाटा को स्टोर करता है ट्रांजिस्टर्स की एक ग्रिड के अंदर जिसमें कॉलम्स एंड रोज होते हैं, और वो ट्रांजिस्टर्स बाइनरी डाटा को होल्ड करते हैं। और अगर डिवाइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो SSD के अंदर ब्लॉक्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ट्रिम कमांड को यूज करके हम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इससे अनयूज्ड ब्लॉक जो है वो इरेज हो जाते हैं, और वेयर लेवलिंग टू डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑपरेशंस इवनली अक्रॉस द डिवाइस टू एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन। फॉर्म फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे SATA 2.5 इंचेस, आपको 2.5 इंचेस SATA SSD परचेज कर सकते हैं, जिसको आप हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह यूज कर सकते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में। M2 कार्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट लेंथ के होते हैं। यहाँ पे आपको लेंथ मिलीमीटर्स में नजर आ रही है, 22 विड्थ होगी और 42 हाइट, 22 विड्थ होगी, 60 हाइट होगी। इसी तरह ये डिफरेंट लेंथ्स होती हैं M2 कार्ड की, जो कि मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड जो होता है लैपटॉप का या कंप्यूटर का, उसमें डायरेक्टली इंस्टॉल की जाती है मदरबोर्ड के साथ। और इसका भी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर रैम की तरह ही है कि 45 डिग्री एंगल पे आपने पोर्ट के अंदर, स्लॉट के अंदर मूव करना और बाद में प्रेस करके स्क्रू को टाइट कर देना है। M SATA की बात की जाए तो ये मिनी SATA है। ये बेसिकली SATA का ही एक स्मॉलर वर्जन है। उसके अलावा PCIe कार्ड्स की बात की जाए तो हम SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं PCIe एक्सपेंशन कार्ड्स के अंदर, जिसके जरिए जो डाटा एक्सेस है स्टोरेज डिवाइस से वो फास्ट हो जाता है ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं M.2 SATA SSD है यहाँ पे। उसके बाद M.2 NVMe है, 2.5 इंच SATA SSD। आपको ये डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके अलावा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस की बात की जाए तो 3 तरह के कम्युनिकेशन इंटरफेसेस हैं जिनमें हम SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले SATA, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ, SATA 2.5 इंचेस को यूज करते हैं हम। उसके अलावा SATA की बात की जाए, SATA इंटरफेस की, तो हार्ड डिस्क की तरह ही हम SATA SSD को SATA पोर्ट्स के जरिए यूज कर सकते हैं। 2.5 इंचेस फॉर्म फैक्टर जो है वो ऐसा फॉर्म फैक्टर है कि जिसमें हम हार्ड डिस्क को निकाल के उसमें ही यूज कर सकते हैं SSD, उन्हीं पोर्ट्स को। ये हार्ड डिस्क ड्राइव से तो फास्टर होती है, लेकिन जो अदर SSD टाइप्स हैं लाइक NVMe SSD,
उनसे कंपैरेटिवली स्लो होती हैं, क्योंकि इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड है और जो NVMe है उसका कंपैरेटिवली ज़्यादा है डाटा ट्रांसमिशन रेट। जो NVMe है बेसिकली वो शॉर्ट फॉर्म है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस की। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये एक ओपन स्टैंडर्ड है जो कि डिज़ाइन किया गया स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। किसकी? डाटा ट्रांसमिशन स्पीड की, PCIe लेंस को यूज करके। NVMe डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है M.2 और PCIe स्लॉट्स को यूज करके। इस वजह से ये कंपैरेटिवली SATA SSD से फास्ट होती है। और अगर NVMe ड्राइव्स को यूज किया जाए PCIe वर्जन 4 में जो स्लॉट्स होते हैं लेटेस्ट मदरबोर्ड्स के अंदर, तो जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो अप टू 5000 मेगाबाइट्स पर सेकंड हो जाती है। ये मेगाबिट्स पर सेकंड नहीं है, ये मेगाबाइट्स पर सेकंड है, और जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्ट है, 10 टाइम्स फास्टर है SATA SSD से, जिसकी स्पीड 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। उसके अलावा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस की बात की जाए जो कि PCIe की फुल फॉर्म है, एक यूनिवर्सल एक्सपेंशन स्लॉट है जिसके अंदर SSD को यूज किया जाता है ताकि CPU डायरेक्टली SSD को एक्सेस कर सके। जो PCIe SSDs हैं वो कई टाइम्स फास्टर डाटा ट्रांसमिशन ऑफर करती हैं एज कम्पेयर टू SATA SSD। अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव की एडवांटेजेस की बात की जाए तो उसके एडवांटेजेस में मच फास्टर बूट टाइम, फास्टर रीड एंड राइट स्पीड देन HDD, साइलेंट ऑपरेशन, लेस पावर कंजप्शन एंड हीट प्रोडक्शन। उसके अलावा मोर रिलायबल एंड शॉक रेजिस्टेंट है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, मोर एक्सपेंसिव पर गीगाबाइट देन HDD। SSD also have finite number of write operations which can impact their longevity, though this is becoming less problem with technology advancement, जो कि एडवांसमेंट के साथ साथ एक छोटा प्रॉब्लम बन रहा है, बड़े से छोटा प्रॉब्लम बन रहा है। अगर इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड प्रोसीजर की बात की जाए तो इस हार्ड डिस्क ड्राइव जैसा ही है प्रोसीजर। सबसे पहले लैपटॉप को शट डाउन करना, AC पावर अडेप्टर को अनप्लग करना, डिस्कनेक्ट ऑल पेरिफेरल्स, ESD प्रिवेंशन मेजर्स को यूज करना, उसके बाद लैपटॉप के सर्विस मैनुअल को यूज करना, SSD के फॉर्म फैक्टर को अंडरस्टैंड करना कि M.2 है, 2.5 इंचेस है, SATA है, या फिर NVMe इंटरफेसेस को यूज करता है, और उसके बाद बैकअप करना है इंफॉर्मेशन को। याद रखिएगा, चाहे आप हार्ड डिस्क ड्राइव SSD को यूज कर रहे हैं, चेंज करना है, अपग्रेड करना है, रिप्लेस करना है, जो भी करना है, डाटा को बैकअप में रखना है, डाटा का बैकअप रखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम होती है डाटा के रिलेटेड के हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है या SSD काम नहीं करती, तो आपके पास डाटा बैकअप होगा जिससे आप डाटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा बैकअप ना हुआ तो सारा डाटा उड़ जाएगा, और डाटा को रिकवर करना थोड़ा हार्ड प्रोसेस है। रिमूवल की बात की जाए तो सबसे पहले लोकेट करना है SSD को लोकेट करने के बाद अगर तो SATA SSD है तो उसके डाटा और पावर कनेक्शन को रिमूव करना, और अगर M.2 या NVMe SSD है तो अनस्क्रू करना स्क्रू को माउंटिंग पोजीशन से और जेंटली उसे निकाल लेना। इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो अगर SATA SSD है तो सिंपली हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह ही उसमें इंस्टॉल कर दें। अगर NVMe या M.2 कार्ड है तो आप सिंपली रैम की तरह उसको चेंज कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री एंगल पे स्लॉट में लगाएं, स्लॉट में लगाने के बाद उसको प्रेस डाउन करें एंड स्क्रू है उसको माउंट कर दे माउंटिंग पोजीशन पे। टाइटली स्क्रू करिएगा ताकि जो SSD है वो आगे पीछे मूव ना करे, डिस्कनेक्ट ना हो अपने पोर्ट से। टेस्टिंग की बात की जाए तो पावर करना, लैपटॉप को बूट करना, रिकवरी या इंस्टॉलेशन मीडिया इंस्टॉल करना, विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। उसके अलावा डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी यूज कर सकते हैं टू इनिशियलाइज एंड फॉर्मेट द न्यू SSD। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, नेसेसरी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना, और वेरीफाई SSD in recognize and function correctly in the BIOS setup and the operating system। टेस्टिंग की बात की जाए तो आप उसी तरह टेस्टिंग कर सकते हैं जिस तरह हार्ड डिस्क की टेस्टिंग की थी। यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप BIOS UEFI सेटअप से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजर जो है विंडोज का वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा
आप कोई डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग की बात की जाए तो एसएसडी फेल हो सकती है बगैर किसी वार्निंग के। अगर हार्ड डिस्क की बात की जाए तो उसमें क्लिकिंग नॉइज आ रहा है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं, उस हार्ड ड्राइव को हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एसएसडी की बात की जाए तो इसमें कोई सिम्टम नजर नहीं आता। ये है कि कुछ सिम्टम्स हैं एसएसडी के और एचडीडी के जो सिमिलर हैं कि ये रीड एंड राइट टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मिसिंग ड्राइव या बूट नहीं होगा सिस्टम, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस जो मैंने पहले आपको कहा था कि एसडीडी और एसएसडी के अलावा भी एक है, वो है हाइब्रिड ड्राइव एसएसएचडीज। इसमें होता क्या कि सॉलिड स्टेट ड्राइव भी यूज होती है और एक कन्वेंशनल हार्ड डिस्क ड्राइव भी यूज होती है। इन दोनों को एक ही जगह पे माउंट किया हुआ होता है और इसकी जो वर्किंग है वो प्रीटी सिंपल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर देता है और बाकी सारा डाटा हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर पड़ा रहता है। और ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये कैश मेमोरी की तरह एक्ट करती है कि जो फाइल्स हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से, उनको टेम्परेरी तौर पे या फिर उनका एक पॉइंटर ये जो है अब सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोर कर लेती है। जब भी सीपीयू को जरूरत होती है उस फाइल की तो वो एसएसडी के जरिए एक्सेस कर लेता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव इन दोनों को सिंगल ड्राइव की तरह ही देखता कि ये एक ही पार्टीशन है। और अगर परफॉर्मेंस कॉस्ट की बात की जाए तो ये एक ब्लेंडेड वर्जन है हार्ड डिस्क ड्राइव का और सॉलिड स्टेट ड्राइव का। कंपैरिजन एंड यूज केसेस को देखा जाए तो मैनी सिस्टम यूटिलाइज बोथ एन एसएसडी एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। दोनों में जो डिफरेंस है यूजेज का वो ये है कि एसएसडी के अंदर बूट मीडिया होगा कि उसके अंदर विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा और जो बाकी एचडीडी है उसमें बाकी डाटा होगा जो आप एक्सेस करते हैं या जो आप रखते हैं ड्यू टू लोअर कॉस्ट पर गीगाबाइट। और जितने भी लैपटॉप्स हैं उनमें एसएसडी को प्राइमरी डिवाइस के तौर पे यूज किया जा रहा है क्योंकि लाइट वेट होती है, स्पीड इसकी ज्यादा और ड्यूरेबिलिटी कम इम्पैक्ट होती है। और अगर एसएसएचडीज की बात की जाए उनका भी इंस्टॉलेशन, प्रिपरेशन, डाटा माइग्रेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये सारा इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर सिमिलर है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की तरह। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट एंड माइग्रेशन कि अगर आपके पास एक पुराना लैपटॉप है और उसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस है हार्ड डिस्क की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज कर लो। और हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव को रिप्लेस किया जाता है उसकी रीजन ये है कि हार्ड डिस्क ड्राइव डैमेज हो जाए तो उसे रिप्लेस कर देते हैं। अगर कैपेसिटी हमने इंक्रीज करनी हो, स्टोरेज कैपेसिटी, तो हम चेंज कर देते हैं। उसके अलावा हार्ड डिस्क से सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर हमने शिफ्ट करना हो तो हम रिप्लेस करते हैं। और आपको बता चुका हूँ कि हम एचडीडी से एसएसडी के अंदर क्यों शिफ्ट करते हैं ओल्डर लैपटॉप्स को या ओल्डर कंप्यूटर्स को, ताकि उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सके। इवन के अब जो लेटेस्ट लैपटॉप्स के अलावा कंप्यूटर्स हैं उनमें भी प्राइमरी डिवाइस एसएसडी ही है। अगर इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड प्रोसीजर की बात की जाए तो माइग्रेशन का प्रोसीजर जिसे कहेंगे हम अब, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव से एसएसडी के अंदर मूव करना है तो प्रिपरेशन सेम है, रिमूवल सेम है, इंस्टॉलेशन भी सेम है, टेस्टिंग भी सेम है। बिफोर रिप्लेसिंग एचडीडी इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन एसएसडी के हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस करने से पहले सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें, उसके बाद रिप्लेस करिए। कॉपी डाटा या जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैन्युअली कॉपी कर लें। उसके अलावा जो बेटर ऑप्शन है कि आप माइग्रेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उसके साथ ही आप एक आईएसओ फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि आप यूज कर रहे हैं अभी, उसी का एक आईएसओ फाइल आप एसएसडी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। उसके अलावा ड्राइव टू ड्राइव इमेजेस का एक ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बैकअप लाजमी रखना है डाटा का। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके एसएसडी में माइग्रेट किया जाता है।
वायरलेस कार्ड्स। वायरलेस कार्ड्स बेसिकली एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि लैपटॉप्स और अदर डिवाइसेस को ये एबिलिटी देता है कि वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर सके, डाटा ट्रांसफर कर सके। और लैपटॉप्स की अगर बात की जाए तो ये अनेबल करता है लैपटॉप्स को कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल केबल वायरलेसली वो डाटा को ट्रांसफर कर सके। वायरलेस कार्ड्स के फॉर्म फैक्टर्स और टैब्स की बात की जाए तो फिजिकल फॉर्म फैक्टर्स हैं वेरियस और डिफरेंट डिजाइन्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस के लिए। लैपटॉप्स की बात की जाए तो ओल्डर इंटरफेस फॉर वायरलेस कार्ड्स यूज होते हैं, और अगर डेस्कटॉप्स की बात की जाए तो जो वायरलेस कार्ड्स हैं वो स्मॉलर वर्जन ऑफ द फुल साइज PCIe एक्सपेंशन बसेस को यूज करता है। फीचर्स की बात की जाए तो ये 64 बिट बसेस को यूज करता है जो डाटा बसेस होती हैं, और इसमें 52 पिन्स होती हैं, एज कनेक्टर होता है ये। फॉर्म फैक्टर्स की बात की जाए तो ये 30-51 मिलीमीटर वाइड एंड लॉन्ग होता है, और उसके अलावा जो दूसरा फॉर्म फैक्टर है वो 30 मिलीमीटर वाइड एंड 27 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। कॉमन यूजेस की बात की जाए तो ये वाईफाई कार्ड के तौर पे भी काम करता है, ब्लूटूथ के लिए भी काम करता है, और सेलुलर वायरलेस कार्ड्स के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि जितनी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज करने वाली टेक्नोलॉजीज हैं उनमें ये काम देगा। लिमिटेशंस की बात की जाए कि डेस्कटॉप में तो ये PCIe कार्ड्स यूज होते हैं और वो एक्सटर्नल पोर्ट्स दे देते हैं, लेकिन लैपटॉप्स में एक्सटर्नल पोर्ट्स नहीं मिलते। जो टाइप्स एंड फॉर्म फैक्टर्स की सेकंड स्लाइड है, इसमें M.2 जो कि करंट स्टैंडर्ड है वायरलेस कार्ड्स का, मॉडर्न लैपटॉप्स के अंदर मिनी PCIe स्लॉट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि वर्सटाइल इंटरफेस है। फॉर्म फैक्टर यूज फॉर बोथ सॉलिड स्टेट एक्सपेंशन कार्ड्स एंड SSDs, और इसमें डिफरेंट कीइंग प्रोसीजर होता है वायरलेस कार्ड्स के लिए और SSD के लिए भी, दोनों के लिए डिफरेंट कीइंग प्रोसीजर होता है। डिजाइन की बात की जाए तो स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है जो कि डायरेक्टली M.2 स्लॉट्स के अंदर यूज किया जाता है, जो कि डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो सेकंड फॉर्म फैक्टर ये कि आप अगर वायरलेस कार्ड यूज नहीं कर पा रहे तो आप एक एक्सटर्नल USB अडेप्टर या वाईफाई अडेप्टर को यूज करके फिजिकल मीडिया को यूज किए बगैर वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क से। कनेक्टिविटी और स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो वाईफाई जो कि एक स्टैंडर्ड है वायरलेस कम्युनिकेशन का लोकल एरिया नेटवर्क या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ये बेसिकली IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स फैमिली को यूज करता है या फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स को यूज करता है, जिसे हम वाईफाई कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स डिफरेंट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है, जो कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव्स के लिए यूज होता है। कॉमन स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग 802.11a, B, G and AC जो कि वाईफाई 5 और AX जो कि वाईफाई 6 के लिए यूज होता है। और वाईफाई ऑपरेट्स प्राइमरली इन द 2.4 GHz एंड 5 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड्स। 2.4 जो है वो कंपैरेटिवली स्लो है और AB, G लाइक प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, जो स्टैंडर्ड्स फैमिली है उसमें से स्टैंडर्ड्स को यूज करता है। और जो बाकी 5 GHz है उसमें आई थिंक AC, AX और N जो फैमिली के स्टैंडर्ड्स हैं वो 5 GHz की फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। वायरलेस कार्ड जो है वो वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की कैपेबिलिटीज को एक चिप के अंदर ऑफर कर देता है, और उसी चिप को यूज करके हम वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसी चिप को यूज करके हम ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कि लिमिटेड एरिया के लिए होता है फॉर क्लास 2 डिवाइसेस। जो लिमिटेड एरिया है उसकी रेंज 33 फीट या फिर 10 मीटर्स तक होती है, और ये पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक हेडसेट्स, कीबोर्ड्स, माइस और कुछ अदर डिवाइसेस को लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेलुलर नेटवर्क्स की बात की जाए या फिर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क की बात की जाए तो ये वायरलेस कार्ड हमें ये फीचर भी प्रोवाइड करता है कि हम सिम कार्ड को लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके सेलुलर नेटवर्क की 4G 5G नेटवर्क्स को लैपटॉप के जरिए यूज कर सकते हैं। अगर वायरलेस कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनी PCI और मिनी PCIe स्लॉट के अंदर जो यूज होते हैं। एंटीना की बात की जाए रिगार्डलेस ऑफ वायरलेस कार्ड कि आपके पास कोई भी टाइप का कार्ड है, 2 एंटीना लाजमी हर लैपटॉप के अंदर होते हैं जो कि वाईफाई एंटीनास कहलाते हैं, और इन
इन्हीं वाईफाई एंटीनास के जरिए ब्लूटूथ कम्युनिकेशन होती है, WWAN कम्युनिकेशन होती है और वाईफाई के साथ कम्युनिकेशन होती है लैपटॉप की। और ये जो एंटीनास हैं ये डिस्प्ले पैनल के साथ टॉप साइड पे इंस्टॉल होते हैं हर एक लैपटॉप के अंदर। और ये दो कलर के एंटीनास होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक व्हाइट होता है। और ये दो तरह की वायर्स होती हैं जो कि वायरलेस कार्ड के साथ अटैच्ड होती हैं। एक व्हाइट कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की होती है। जो व्हाइट कलर की होती है वो मेन पोस्ट इंडिकेट करती है और जो ब्लैक कलर की होती है वो एक ऑक्सिलरी कनेक्टर होता है जिसके साथ कनेक्ट किया जाता है। और जो व्हाइट वायर है उस जो मेन पोस्ट है उसको व्हाइट ट्रायंगल के साथ इंडिकेट किया जाता है और जो ऑक्सिलरी कनेक्टर है उसको ब्लैक ट्रायंगल के साथ मार्क किया जाता है। वायरलेस कार्ड के ऊपर ये शेप्स बनी होती हैं। लाइक ये आप बिगर वाला मिनी PCI स्लॉट वाला वायरलेस कार्ड देखें, यहाँ पे मेन वायर और एक ऑक्सिलरी वायर प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये स्क्रीन के पीछे होते हैं मौजूद टॉप साइड पे। ये इस वजह से टॉप साइड पे होते हैं ताकि जो वायरलेस सिग्नल्स हैं ये प्रॉपरली कैप्चर कर सके। लोकेशन की बात की जाए वायरलेस कार्ड के तो आप बैक पैनल ओपन करेंगे तो आपको वायरलेस कार्ड मिल जाएगा एक छोटा सा। अदरवाइज ये जो वायरलेस कार्ड है ये लैपटॉप के जो कीबोर्ड है उसके नीचे मौजूद होता है। अब हम देखते हैं इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट प्रोसीजर डिटेल के साथ। सबसे पहले शट डाउन करना है कंप्यूटर को और बैटरी कनेक्शन और AC अडेप्टर को रिमूव करना है। बैक पैनल ओपन करें, अगर फिक्स्ड बैटरी है तो बैटरी के पैनल कनेक्टर्स को रिमूव करें। उसके बाद लोकेट करना है वायरलेस कार्ड को। वायरलेस कार्ड को लोकेट कर लिया। लोकेट करने के बाद आपने वो मेन पोस्ट और ऑक्सिलरी कनेक्टर वाली वायर्स को डिस्कनेक्ट करना है वायरलेस कार्ड से। डिस्कनेक्ट करने के बाद न्यू वायरलेस कार्ड परचेज करना है। सेम मॉडल का कर लें या सर्विस मैनुअल रीड करके कौन कौन से सपोर्टेड कार्ड्स हैं उनमें से कोई एक परचेज करके आप लगा सकते हैं। सेम प्रोसीजर है कि 45 डिग्री एंगल पे आपने रखना है, उसके बाद प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्रू माउंट कर देना है। ये करने के बाद आपने वो मेन पोस्ट व्हाइट वायर को व्हाइट वाले पोर्शन के साथ और ब्लैक वाले जो ऑक्सिलरी कनेक्टर है उसको ब्लैक वाले ट्रायंगल के साथ जो मार्क्ड एरिया होगा वहां पे कनेक्ट कर देना। अगर ये व्हाइट ट्रायंगल एंड ब्लैक ट्रायंगल मार्क्ड नहीं है तो आपने याद रखना है कि किस वायर को किस कनेक्टर से रिमूव किया था। इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज आप रिवर्स कनेक्ट कर देंगे तो आपको ट्रबल शूटिंग करते वक्त प्रॉब्लम आएगी। टेस्ट करने के लिए सिंपल है, आपने लैपटॉप को चलाना और चलाने के बाद वायरलेस या वाईफाई वाले सेक्शन पे जाके आपने वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर इंस्टॉल हो गया करेक्टली तो फिर इजीली कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं आएगा यहाँ पे। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह चेंज करना या रिप्लेस करना, अपग्रेड करना, जो भी प्रोसीजर जो भी नाम दे वायरलेस कार्ड्स। की करैक्टरिस्टिक्स और ट्रबल शूटिंग की बात की जाए तो हर वायरलेस कार्ड का एक यूनिक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है जो कि 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है। दो का पेयर होता है और दरमियान में कॉलम्स होते हैं। अगर स्लगिश परफॉर्मेंस मिल रही है आपको वायरलेस कार्ड की वजह से तो इट मींस आप एक क्राउडेड नेटवर्क में, अगर क्राउडेड नेटवर्क में नहीं है फिर भी स्लगिश परफॉर्मेंस मिल रही है तो इस वजह से हो सकता है कि जो कार्ड है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है। इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी मतलब ये कि आप जितना एक्सेस पॉइंट से दूर होंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट या राउटर से उतने वीक सिग्नल्स एंटीनास कैप्चर करेंगे, जितना करीब होंगे उतने ज्यादा सिग्नल्स कैप्चर करेगा वायरलेस कार्ड, तो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग, मोस्टली जो लैपटॉप्स थे पुराने उनमें एक स्विच होता था जिसके जरिए आप एरोप्लेन मोड को ऑन करते थे, जिसकी वजह से सारे वायरलेस कनेक्टिविटीज ऑफ हो जाती थी और उसको अनेबल करते थे तो वायरलेस कनेक्टिविटी दोबारा आ जाती थी। और कुछ नेटवर्क कार्ड्स ऐसे हैं जो कि
सॉफ्टवेयर के जरिए कॉन्फ़िगर होते हैं। और अगर विंडोज़ की बात की जाए तो ये बिल्ट इन WLAN ऑटो कॉन्फ़िग सर्विस होती है जो कि ये सारा काम कर देती है। ड्राइवर इशू हो सकता है कि जब आप नया इंस्टॉल करें तो ड्राइवर्स का इशू, तो आप ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करके लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरफेरेंस की बात की जाए तो इंटरफेरेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दो लेयर्स इंटरफेयर करती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स को यूज करती हैं। अगर आप उस एनवायरनमेंट में वायरलेस कार्ड्स को यूज कर रहे हैं जहाँ पे माइक्रोवेव्स या अदर फ्रीक्वेंसीज रेडियो वेव्स की फॉर्म में हैं, तो इंटरफेरेंस की वजह से बैड कनेक्टिविटी आपको फेस करना पड़ सकती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंपोनेंट्स मोबाइल डिवाइसेस में इंक्लूडिंग लैपटॉप्स एक फीचर देता है कि वो यूजर डाटा को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके साथ अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। और जो मोस्ट कॉमन फिजिकल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंपोनेंट्स हैं उनमें बायोमेट्रिक्स एंड नियर फील्ड कम्युनिकेशन स्कैनर्स हैं। अब देखते हैं कि ये है क्या। बायोमेट्रिक्स की बात की जाए तो ये यूनिक फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं सच एज फिंगरप्रिंट्स, फेशियल फीचर्स टू वेरीफाई यूजर्स आइडेंटिटी। बहुत से ऐसे लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं जो कि बायोमेट्रिक स्कैनर्स को यूज करते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। अगर विंडोज की बात की जाए तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लॉगिन करने के लिए। उनमें बायोमेट्रिक्स एक है, उसके अलावा समथिंग यू आर, ये बाद में कवर करेंगे। उसके अलावा बायोमेट्रिक्स कैन बी अ फिंगरप्रिंट रीडर और फेशियल रिकॉग्निशन ऑप्शन। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे तो लॉगिन होगा। उसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होगा जो कि फेस को रिकॉग्नाइज करता है स्कैनर के जरिए और लॉगिन करता है। उसके अलावा विंडोज के अंदर बहुत से साइनिंग ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बायोमेट्रिक्स को यूज करना है तो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं हर ओएस के लिए। हार्डवेयर अगर आपके पास है तो उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर भी यूज करना होगा और ये रिलेटिवली सिक्योर होता है क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर्स जो है वो या फेशियल रिकॉग्निशन प्रोसीजर जो है वो सिक्योर है, क्योंकि हर एक बंदे का जो फिंगरप्रिंट है वो चेंज्ड है, यूनिक है। इस वजह से कोई भी उसे कॉपी नहीं कर सकता या कॉपी करना बहुत मुश्किल है उससे। बायोमेट्रिक्स की बात की जाए तो लैपटॉप्स के अंदर प्री बिल्ड दो टाइप के आते हैं या एक्सटर्नल, आप इस तरह का कोई स्कैनर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिजाइन होते हैं आप जिनको यूज कर सकते हैं। आपको राइट साइड पे एक स्कैनर मिल जाएगा जिसपे आपने फिंगर स्क्रॉल करनी होती है स्कैन करने के लिए। अदरवाइज एक स्कैनर होगा जिसपे आपने टच करना, लैपटॉप कीबोर्ड की बॉटम साइड पे होगा या फिर कुछ लैपटॉप्स में ये टच पैड पे भी होता है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर सकते हैं जो कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देता है कि जब आप लैपटॉप चला रहे हैं तो फिंगरप्रिंट वो डिवाइस लगा के फिंगरप्रिंट स्कैन कर ले और फिर उतार दें। और जब दूर जा रहे हैं या फिर काम रोकना है, ब्रेक के लिए जा रहे हैं तो लॉक कर दें, कोई भी बंदा आके लॉगिन नहीं कर सकेगा विदाउट द डिवाइस एंड फिंगरप्रिंट। और फेशियल रिकॉग्निशन की बात की जाए तो इंफ्रारेड कैमरास यूज होते हैं जो कि एक अदर कॉमन मेथड है बायोमेट्रिक्स को यूज करने का। फीचर्स लाइक विंडो हेलो फेस जो कि इंफ्रारेड कैमरास को यूज करता है ताकि वो 3D डेप्थ्स को डिटेक्ट कर सके फॉर फेशियल रिकॉग्निशन। उसके अलावा एप्पल फेस आईडी इन एप्पल वर्जन सपोर्ट न्यूअर आईफोन एंड आईपॉड प्रो मॉडल्स जो कि न्यू वर्जन के अंदर सपोर्टेड है। उसके अलावा भी कुछ लेस कॉमन बायोमेट्रिक स्कैन्स हैं लाइक रेटिना और आइरिस स्कैनिंग एंड पाम प्रिंट स्कैनिंग इंक्लूडेड है। बायोमेट्रिक्स काम किस तरह करता है सिक्योरिटी के लिए, उसको देख लेते हैं कि जो बायोमेट्रिक्स है, फेशियल फीचर या फिर फिंगरप्रिंट्स, आप जानते हैं कि हर किसी का यूनिक होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको डिजिटाइज करके इनक्रिप्ट करके स्टोर कर लिया जाता है लोकल सिस्टम के अंदर। और जब कोई बंदा या कोई यूजर उस डिवाइस के अंदर लॉगिन करने की अटेम्प्ट करता है तो वो फिजिकल फीचर्स या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करता है प्री स्टोर्ड टेम्पलेट के साथ। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। बायोमेट्रिक्स को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तौर पे भी यूज किया जाता है जिसमें बायोमेट्रिक्स लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेशियल रिकॉग्निशन को यूजर नेम, पासवर्ड और पिन के साथ यूज किया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है सिक्योरिटी को। उसके साथ जो विंडोज हेलो है वो सपोर्ट करता है बोथ फिंगरप्रिंट एंड इंफ्रारेड कैमरा मेथड जो कि सेटिंग्स के जरिए हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा मैकबुक एयर और प्रो मॉडल्स भी सपोर्ट करता है फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स को। सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो बायोमेट्रिक फीचर्स हैं वो यूनिक होते हैं, हर किसी के पास सिक्योर होते हैं एज कम्पेयर टू पासवर्ड्स जो कि इजीली गेस किए जा सकते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट को भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। मूवीज
जिसके अंदर आपने देखा होगा कि रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है फिजिकल लाइफ में। उसके अलावा अगर फेशियल फीचर या फेशियल रिकॉग्निशन की बात की जाए तो समटाइम्स कंप्यूटर्स गेट फूल्ड बाय समवन के जो फिजिकल फेशियल फीचर्स रखता हो, या फिर आप पिक्चर्स को यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं, इसलिए कि कोई भी जो फीचर है सिक्योरिटी फीचर वो इतना सिक्योर नहीं होता, बट जो बायोमेट्रिक्स हैं ये एज कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा सिक्योर है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात की जाए तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे टचलेस पेमेंट सिस्टम्स, फाइल ट्रांसमिशन, गेमिंग और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोस्टर्स और फ्रॉम लोकेशन बेस्ड ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। लोकेशन बेस्ड ऑपरेशंस, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके पास एक कीचेन होगी जिसमें NFC कार्ड होगा जो आप स्कैनर के साथ स्कैन करके कंपनी के अंदर जा सकते हैं। ये मोस्ट बिगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर इस तरह की कीज दी जाती हैं सब एम्प्लॉयज को, जिसमें यूजर आईडी और कुछ आइडेंटिटी उनकी इनक्रिप्टेड होती है, जिसके जरिए वो कंपनी के अंदर जा सकते हैं, डिफरेंट एरियाज के अंदर जा सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज नेटवर्किंग है 4 इंचेस तक, 10 सेंटीमीटर तक। उसके अलावा ये डाटा ट्रांसमिशन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। डाटा ट्रांसफर विदाउट टचिंग डिवाइसेस के डिवाइसेस को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोबाइल डिवाइसेस में और स्मार्ट वॉचेस में ये ऑलरेडी यूज हो रहा है। ये पेमेंट मेथड्स के लिए यूज किया जाता है। ऑथेंटिकेशन भी इसके जरिए की जाती है, लाइक मैंने आपको बताया पहले, लोकेशन बेस्ड ऑपरेशंस के लिए, जिसमें हॉस्पिटल वर्क स्टेशन है, वेयर हाउसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। उसके बाद जो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि NFC कार्ड्स आर वेरी कॉमन फॉर ऑफिस जॉब्स। ये मैं एग्जांपल आपको पहले दे चुका हूँ कि ऑफिस जॉब्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। NFC काम किस तरह करता है, बेसिकली यहाँ पे प्रोसीजर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बस ये लिखा कि ये 10 सेंटीमीटर तक जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है कि यहाँ पे करीब आएगा 10 सेंटीमीटर तक तो वो लॉग इन हो जाएगा या ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसका वर्किंग प्रोसीजर ये है कि एक NFC रीडर और एक राइटर यूज होता है NFC कार्ड को कोड करने के लिए, इनकोड करने के लिए। NFC राइटर जो है वो इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके उस NFC कार्ड के अंदर राइट करता है, और फिर जो रीडर्स हैं या स्कैनर्स हैं उनके जरिए हम स्कैन करते हैं। और ये एक कॉमन NFC एक्सटर्नल USB स्कैनर है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ लॉग इन करने के लिए। वाईफाई एंटीना कनेक्टर्स एंड रिप्लेसमेंट। आपको पहले बता चुका हूँ कि वायरलेस कार्ड्स के साथ 2 एंटीनास यूज होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट वायर्स वाला। ब्लैक वायर वाला ऑक्सिलरी कनेक्टर होता है और जो वाइट वायर वाला होता है वो मेन पोस्ट होता है। तो हम अब इनके बारे में देखेंगे। वायरलेस वाईफाई एंटीनास जो कि एक क्रिटिकल कंपोनेंट है मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी करने के लिए। अगर ये ना हो तो आप वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। और ये LCD की टॉप बैक साइड पे जो डिस्प्ले पैनल है उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। और ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है जहाँ पे ज्यादा सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए एंटीनास को वहाँ पे प्लेस किया जाता है। और उन दोनों एंटीनास की जो वायर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वायर्स, वो डिस्प्ले पैनल के अराउंड घूम के मदरबोर्ड के ऊपर जो इंस्टॉल्ड है वायरलेस कार्ड उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाती हैं। वायरलेस कार्ड कनेक्शन की बात की जाए तो ये आपको पहले बता चुका हूँ कि मिनी PCIe और M.2 एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, वहाँ पे नेटवर्क कार्ड्स को अटैच किया जाता है। और जो वायर्स हैं एंटीनास की वायरलेस कार्ड के साथ प्रॉपर अटैच होनी चाहिए प्रॉपर वर्किंग के लिए। और जब आप वायरलेस कार्ड को री इंस्टॉल कर रहे हो तो मेन पोस्ट और ऑक्सिलरी कनेक्टर को उनकी पोजीशन पे इंस्टॉल करना करेक्ट वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एंटीनास जो हैं वो काफी फ्रेजाइल होते हैं, इस वजह से इनको केयरफुली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रबल शूटिंग की बात की जाए तो लैपटॉप की अगर वायरलेस कनेक्टिविटी वर्किंग नहीं कर रही तो 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेटवर्क कार्ड की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये एंटीनास की प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्टली एंटीनास की प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर वाईफाई एंटीना वायर्स लूजली कनेक्टेड हैं तो उसको टाइटली कनेक्ट कर दे वायरलेस कार्ड के साथ। और अगर लैपटॉप की जो हिंग होती है जिससे स्क्रीन लैपटॉप के मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती है, अगर वो खराब हो जाए तो फिर वाईफाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स
या नेट वायरलेस कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वायर्स हिंज के साथ ही होती हैं। और इसी तरह से अगर स्क्रीन डैमेज हो जाए तो फिर भी वाईफाई एंटीनास जो डैमेज हो सकते हैं। और जो अल्ट्रा थिन या लाइट वेट लैपटॉप्स हैं उनमें ये उसी जगह पे प्लेस होती हैं, लेकिन जब उन्हें रिपेयर करना होता है तो पूरा डिस्प्ले पैनल ओपन करना पड़ता है, जो कि एक रिस्की काम है। इसी वजह से अगर वायरलेस एंटीना या वायरलेस कार्ड वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर को यूज कर सकते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। और जो इंटरनल वायरलेस कार्ड को रिप्लेस करने का या अपग्रेड करने का प्रोसीजर है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आप उसको यूज करके वायरलेस एंटीनाज या फिर वायरलेस कार्ड्स को ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब सेकंड लास्ट कंपोनेंट जो इस वीडियो के अंदर हमने कवर करना है वो है कैमरा एंड वेबकैम। कैमरा एंड वेबकैम जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं जिनमें वेबकैम या कैमरा होता है, डिजिटल कंपोनेंट्स, जो वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज ऑफर करता है, कम्युनिकेशन से लेके सिक्योरिटी तक। प्लेसमेंट एंड इंटीग्रेशन की बात की जाए तो ये बिल्ट इन कंपोनेंट है। लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन के अंदर फ्रंट के ऊपर होता है रेयर फ्रंट फेसिंग कैमरा। और जो लैपटॉप्स का वेबकैम है वो एम्बेडेड होता है बेजल के अंदर, टॉप सेंटर एज डिस्प्ले असेंबली का। अगर आपने लैपटॉप के वेबकैम को देखना तो आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सेंटर में आपको एक सर्कल नजर आएगा जहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड है। इंटीग्रेशन विद डिस्प्ले असेंबली, क्योंकि ये डिस्प्ले असेंबली के साथ इंटीग्रेटेड होता है, इसी के साथ ही माइक्रोफोन भी यूज होता है। माइक्रोफोन और कैमरा या वेबकैम जो लैपटॉप का होता है वो एक ही मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। और जो कैमरा केबल है ये वाईफाई केबल, वाईफाई एंटीना वायर्स के साथ ही लैपटॉप के मदरबोर्ड के साथ जाके कनेक्ट हो जाती हैं। डिस्प्ले असेंबली में वाईफाई एंटीनास, कैमरा का जो मॉड्यूल है, माइक्रोफोन का जो मॉड्यूल है, उसके साथ साथ एक इन्वर्टर भी हो सकता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे थर्ड डोमेन में। फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो कैमराज कम्युनिकेशन, मीटिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जा सकता है, फोटोग्राफी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। चाहे कैमरा के जो वेबकैम्स हैं, बिल्ट इन वेबकैम्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस या उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी वो फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन की बात की जाए तो ये फेशियल रिकॉग्निशन के लिए यूज किया जाता है, जो लाइक विंडो हेलो, जो कि 3D डेप्थ्स को रिकॉग्नाइज करके इंफ्रारेड कैमरा के जरिए फिजिकली स्टोर कर लेता है। और कुछ अदर फीचर्स भी हैं जो कि वेबकैम के जरिए हम यूज कर सकते हैं, लाइक डिजिटल कैमरा रिले, लाइट सेंसिटिविटी सेंसर्स हैं, और फ्लैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फिल्म फॉर इमेज कैप्चर एंड स्टोरेज। टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड डिपेंडेंसीज की बात की जाए तो जो बिल्ट इन कैमरास होते हैं वो काफी लो या पुअर क्वालिटी के होते हैं। उनकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है और ऑटो फिक्स नहीं होता, वो फिक्स्ड फोकस के साथ आते हैं। उसके अलावा आप एक्सटर्नल वेबकैम्स को यूज कर सकते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन, ऑटो फोकस एंड सपोर्ट फॉर फीचर लाइक विंडो हेलो फेस रिकॉग्निशन। ट्रबल शूटिंग के सेक्शन में चलते हैं। फेलियर सिम्टम्स की बात की जाए कि वेबकैम और माइक्रोफोन्स इश्यूज हो सकते हैं, आपका कैमरा नहीं चल रहा होगा या फिर पुअर क्वालिटी होगी, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसकी पुअर क्वालिटी होगी। प्लेसमेंट डिफिकल्टी की बात की जाए तो ये मॉड्यूल जो है माइक्रोफोन का और वेबकैम का, इसको इंस्टॉल करना या रिप्लेस करना काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि सारी डिस्प्ले पैनल को टीयर डाउन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, उसके बाद
उस मॉड्यूल को चेंज करना पड़ता है। अगर रिप्लेसमेंट की प्रोसीजर की बात की जाए, प्रिपरेशन वही है सेम जिस तरह बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की है। उसके अलावा बेजल रिमूवल है कि बेजल को रिमूव करना, उसके बाद फॉल्टी मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करना और न्यू मॉडल को इंस्टॉल करना। ये लास्ट पे आपको एक वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह ये काम करना है। हैंडलिंग क्वेश्चंस की बात की जाए तो जो कनेक्टर्स एंड प्लग्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, टूट सकते हैं। इस वजह से एक्स्ट्रा केयर जरूरी है जब भी आप रिमूव कर रहे हो या फिर इंस्टॉल कर रहे हो कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक माइक्रोफोन और कैमरा मॉड्यूल। अगर अल्ट्रा लाइट लैपटॉप है, अल्ट्रा थिन लैपटॉप है और वेबकैम या माइक्रोफोन यूज नहीं कर पा रहे, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन एंड एक्सटर्नल वेबकैम यूज कर लें। उससे क्या होगा कि आपको अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाएगी, ऑटो फोकस लाइक फीचर्स मिल जाएंगे और हेलो विंडो के जो फीचर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। वॉइस की बात की जाए तो माइक्रोफोन, जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है, वो इतनी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता, नॉइज होता है उसमें, अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं बेटर कम्युनिकेशन के लिए। और जो कनेक्शन प्रोसेस है, आप माइक्रोफोन जैक को यूज कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा ब्लूटूथ के जरिए उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स के साथ। अगर काम नहीं कर रहा माइक्रोफोन और वेबकैम मॉड्यूल तो आप सिंपली ड्राइवर्स को अपडेट करके देख सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ओल्ड ड्राइवर्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते, उनमें इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए जो नेक्स्ट वर्जन है उसको अगर हम इंस्टॉल करने लैपटॉप्स के अंदर तो ये अच्छी तरह काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो रिप्लेसमेंट के बाद अगर आप रिप्लेस करवा लेते हैं लैपटॉप के उस मॉड्यूल को, वेबकैम के मॉड्यूल को, तो आप कैमरा फिर जो एप्लीकेशन है विंडोज के अंदर उसको ओपन करके वीडियो क्वालिटी या वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर जो है उसके जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वॉइस और चेक कर सकते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, वर्क कर रहे हैं एक्यूरेटली कि नहीं। माइक्रोफोन जो कि लास्ट हार्डवेयर कंपोनेंट है इस वीडियो का, उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। माइक्रोफोन एक क्रिटिकल इनपुट डिवाइस है जो कि मॉडर्न कंप्यूटिंग के अंदर यूज होता है, जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है वेरियस पर्पसेस के लिए, लाइक कम्युनिकेशन, वॉइस कंट्रोल एंड रिकॉर्डिंग। जिस तरह ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप के अंदर, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, इसी तरह रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो है वो माइक्रोफोन्स के जरिए कंप्लीट किया जाता है। ये जो माइक्रोफोन्स हैं आपको हर तरह के डिवाइसेस के अंदर, वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस के अंदर मिल जाता है, फ्रॉम लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स टू हेडसेट्स एंड स्टैंड अलोन यूनिट्स। प्लेसमेंट एंड इंटीग्रेशन की बात की जाए तो ये बिल्ट इन होते हैं लैपटॉप्स के अंदर। मोस्टली ऐसा होता है कि जो माइक्रोफोन और कैमरा का मॉड्यूल है वो एक सिमिलर मॉड्यूल होता है, एक सिंगल मॉड्यूल होता है, तो आपको उसी को रिप्लेस करना पड़ता है और वो प्लेस होता है लैपटॉप के जो स्क्रीन है या जो डिस्प्ले पैनल है उसकी टॉप साइड पे। आपको बड़ा सा एक सर्कल नजर आएगा जहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड है और उसके साथ एक या दो स्मॉल सर्कल, डॉट लाइक सर्कल्स नजर आ रहे होंगे, वो माइक्रोफोन के लिए ही होते हैं ताकि साउंड उन होल्स के जरिए माइक्रोफोन के पास जाए और माइक्रोफोन उस साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। और जो ये वायर्स होती हैं इस मॉड्यूल की, वो वाईफाई वायर्स के साथ ही आके मदरबोर्ड के साथ पोर्ट के जरिए कनेक्ट हो जाता है। फंक्शनैलिटी एंड यूजेस की बात की जाए तो ऑडियो कैप्चर के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, वीडियो चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग्स के लिए, वॉइस कंट्रोल एंड डाटा इनपुट, माइक्रोफोन इन वॉइस पैटर्न रिकॉग्निशन सिक्योरिटी और स्पीच रिकॉग्निशन फॉर डाटा इनपुट के लिए भी काम करता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो माइक्रोफोन वॉइस पैटर्न रिकॉग्निशन जो कि हम प्रीवियसली अभी बात कर चुके हैं उसके लिए काम करता है। और कुछ कंपनीज में ऐसा है कि वो बिल्ड इन माइक्रोफोन को यूज करना प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल यूएसबी बेस्ड डिवाइसेस सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए। ट्रबल शूटिंग एंड रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर सेम वही है जो कि ट्रबल शूटिंग एंड रिप्लेसमेंट प्रोसीजर कैमरास के लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। तो इसको ट्रबल शूट करना मीन्स कैमरा को ट्रबल शूट करना, कैमरा को ट्रबल शूट करना मीन्स माइक्रोफोन को ट्रबल शूट करना। तो ये इंटर रिलेटेड हार्डवेयर्स हैं और यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह उस मॉड्यूल को चेंज करना है।
वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं बिगिनर था, जब मैं CompTIA Plus कर रहा था तो मैंने क्या किया। सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, इंस्टॉलेशन रिमूवल प्रोसीजर, मैंने भी उसी इंस्टॉलेशन रिमूवल या अपग्रेड प्रोसीजर को यूज किया था। सर्विस मैनुअल डाउनलोड कर ली, उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट्स परचेज कर लिए सेम मॉडल के जो उस हार्डवेयर के अंदर चल सकते हैं, उनको इंस्टॉल करके अपग्रेड करके यूज किया। और अपने एक्सपीरियंस से मैं एक टिप आपको दूंगा, और वो टिप है कि अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट के रिलेटेड और आप उसे ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी टेक्नीशियन के पास जाएं, रिपेयरिंग शॉप पे जाएं, वहां पे जाके उसकी ट्रबल शूटिंग करवाएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू CompTIA Plus और एनीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो अर्लियर, तो हमारा कमेंट सेक्शन, इस चैनल का कमेंट सेक्शन 24/7 ओपन है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर दूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने CompTIA Plus को किस तरह पास किया जाए और बाकी कंप्लीट डिटेल्स को कवर किया CompTIA Plus सर्टिफिकेशन के, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज राइट वाली वीडियो में आप 1.2 ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट कर सकते हैं।